मैं एक ऐसी लड़की की कहानी में आ गया हूँ जिसे उसके सौतेले माँ बाप ने जबरदस्ती स्कूल छुड़वाकर काम पर लगा दिया था। जब वो बड़ी होकर अपने असली माँ बाप के घर लौटी तो वहाँ भी एक नकली बेटी उसे हर तरह से परेशान करने लगी। मैंने तुरंत देख लिया कि उसके दिल का दर्द कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि अपने असली माँ बाप से बिना किसी शर्त के मिलने वाले उस लगाव और प्यार की चाह है। इसलिए यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था उसे गोद लेना, उसका कानूनी बाप बनना। एडॉप्शन के सारे कागजात तैयार हो गए हैं। अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चल रहा हूँ ताकि तुम्हारा नाम बदल सकूं। अब से तुम मेरे नाम से जानी जाओगी बाई निंगबिन। तुम्हें कैसा लगा? मैंने अपने सामने खड़ी शेन जाऊदी से बड़े प्यार से पूछा। अगर वो इसके लिए राजी नहीं होती तो मैं उसे बिल्कुल मजबूर नहीं करता। मैं तैयार हूँ, मैं आपके नाम से जानी जाना चाहती हूँ। अब से मेरा नाम बाई निंगबिन होगा। उसने जैसे तुरंत झपट कर जवाब दिया। वो तो कब से उस शेन परिवार के माँ बाप से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। उसे उनसे नफरत थी। अब जब उस परिवार का नाम हटकर मेरा नाम जुड़ रहा था तो ये तो जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसके दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जगी। वो मेरे साथ एक ही नाम साझा करने की उम्मीद कर रही थी। ये जैसे खून के रिश्ते से भी बढ़कर एक नया बंधन बन गया था जो उसे और मुझे इस दुनिया में सबसे करीब लाने वाला था। जल्दी ही हमने पुलिस स्टेशन में सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। मैंने उसके सामने परिवार का पहचान पत्र ऊपर उठाते हुए कहा, अब हम असली में एक परिवार हैं। कानून ने भी मान लिया है कि हम बाप बेटी हैं। अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। निंगबिन की आंखें थोड़ी नम हो गई। अपने पूरे जीवन में उसने पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया था कि वो भी इस प्यार के काबिल है। उसे भी अब कोई दबा नहीं सकता। उसके पास एक बाप था, एक ऐसा बाप जिसे उसने खुद चुना था। अब से उसका नाम पुराना वाला नहीं बल्कि निंगबिन था। इसके बाद मैं उसे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गया। जब मैं उसे कपड़ों के सेक्शन में ले गया तो वहाँ दो लड़के आपस में बातें कर रहे थे। उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं था। उनमें से एक ने हमारी तरफ बड़ी आलसी नजरों से देखा और मान लिया कि हम कोई गरीब हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते। आखिर निंगबिन ने बड़े पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हालांकि मैं थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, पर इस जगह पर ब्रांडेड कपड़े खरीदना सिर्फ बड़े लोगों के बस की बात थी। उन दोनों सेल्स बॉयज ने तो हमें पहले ही खारिज कर दिया था। मैंने वहाँ टंगे कपड़ों पर एक नजर डाली। हालांकि अभी बसंत का मौसम था, पर उत्तर की तरफ मार्च के महीने में अभी भी काफी ठंड थी। मैंने पहले ही ध्यान दिया था कि उसने बड़े पतले कपड़े पहने हैं, उसे जरूर ठंड लग रही होगी। मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाया और सोचा कि पहले निंगबिन के लिए कुछ अच्छे और मोटे कपड़े ले लेता हूँ। रहने का इंतजाम तो बाद में भी हो जाएगा। मैं वो काला वाला लंबा वूलन कोट देखना चाहता हूँ। जरा निकाल कर दिखाएंगे? दोनों आपस में बातें कर रहे सेल्स बॉयज ने तब अपना सिर उठाया और देखा कि ये वही आदमी बोल रहा है जिसे उन्होंने हल्का समझा था। उनमें से एक ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, आपको वो काला लंबा कोट चाहिए? वो तो अभी विदेश से आया, बिल्कुल नए फैशन का है। हमारी दुकान में कुल 3 ही पीस हैं। दूसरा सेल्स बॉय भी बीच में बोल पड़ा, कल ही हमारे जिला अधिकारी की बेटी को भी ये पसंद आया था। उन्होंने कितना सोच विचार करने के बाद इसे खरीदा था। उनका साफ मतलब था कि मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। मैं उनसे फालतू बहस नहीं करना चाहता था। मैंने बस दोबारा इशारा किया कि कोट दिखाओ। उन्होंने तो पहले ही मान लिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। इस मॉल के ज्यादातर कर्मचारियों का ढंग ऐसा ही था। वो सेल्स बॉय बड़े आराम से उठा, उसने कोट निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। मैंने पूछा, ये असली कश्मीरी है ना? मेरे इस एक सवाल से वो सेल्स बॉय दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि मैं कपड़ों की समझ रखता हूँ, इसलिए वो तुरंत सीधा हो गया और बोला, ये पियरे गार्डन का कश्मीरी कोट है, एकदम असली माल है। मैंने कोट को लेकर निंगबिन के ऊपर नाप के लिए लगाया तो साइज एकदम सही बैठा। ये अच्छा है, इसे पैक कर दीजिए। वो सेल्स बॉय आंखें फाड़े देखने लगा। पैक कर दूं? उनमें से एक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कल जब जिला अधिकारी की बेटी ने खरीदा था तो कितना सोचा था, और ये आदमी बिना पलके झपकाए इसे लेने को तैयार था। साहब, ये कोट सस्ता नहीं है, 7,000 रुपए का है। सेल्स बॉय ने सोचा कि शायद मुझे कीमत नहीं पता, इसलिए उसने तुरंत बताया और साथ ही कहा, हमारे पास और भी कोट्स हैं जो इससे काफी सस्ते हैं। आखिर ये विदेशी माल है, तभी तो कल उन्होंने भी लेने में इतना वक्त लगाया था। मुझे यही चाहिए, आप सीधे पैक कीजिए। जैसे ही लोगों ने 7,000 की कीमत सुनी, आसपास के लोगों में खुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि यह तो किसी की 6 महीने की कमाई है और मैं इसे सच में खरीद रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। शुक्र है कल सिस्टम ने मुझे 10 लाख का इनाम दिया था, नहीं तो आज अगर ये 7,000 रुपए नहीं निकलते तो पूरी इज्जत का कचरा हो जाता। सेल्स बॉय ने जब देखा कि मैं सच में खरीद रहा हूँ तो उसका बर्ताव तुरंत 180 डिग्री बदल गया। वो बड़े मक्खन लगाते हुए दूसरे कपड़े दिखाने लगा। साहब, आपकी पसंद तो लाजवाब है। हमारी दुकान में इस कोट के साथ पहनने के लिए अंदर के कपड़े, पैंट्स और जूते भी हैं। आप देखना चाहेंगे? मैंने एक नजर डाली और देखा कि क्वालिटी सच में अच्छी है, तो मैंने कहा कि सब पैक कर दो। ये सुनते ही सेल्स बॉय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर में मैंने निंगबिन के लिए 2 जोड़ कपड़े लिए जिसमें विदेशी कोट, जूते और पैंट्स शामिल थे। कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा का खर्चा हुआ। ये रकम ज्यादातर परिवारों के लिए एक बड़ा खर्चा होती है, पर मैंने बिना सोचे इसे खर्च कर दिया। मैंने निंगबिन से नए कपड़े पहनने को कहा। सच में कपड़े बदलते ही उसका पूरा रूप ही बदल गया। वो अब पहले जैसी बेचारी लड़की नहीं लग रही थी। कपड़े खरीदने के बाद मैं उसे लेकर निकला। रास्ते भर उसने अपने होंठ भींचे हुए थे और एक शब्द नहीं बोली। पता नहीं क्या सोच रही थी। जैसे ही हम होटल के दरवाजे पर पहुंचे उसने अचानक कहा, मैं ये पैसे बाद में आपको लौटा दूंगी। उसके इस मासूम और गंभीर मुंह को देखकर मुझे हंसी आ गई। तुम भूल गई कि अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरा तुम पर पैसे खर्च करना तो बिल्कुल नेचुरल है ना? या फिर तुम मेरी बेटी नहीं बनना चाहती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने जल्दी से सफाई दी। मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि कहीं आप मुझे अपने ऊपर एक बोझ न समझ लें जो बस आपके पैसे खर्च करती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, निंगबिन, पापा तुम्हें कभी बोझ नहीं समझेंगे। पापा तुम पर पैसे खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। पर अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो आगे चलकर खूब पैसे कमाना और पापा के लिए एक बड़ा बंगला खरीदना और अच्छी गाड़ी लेना। निंगबिन ने बड़े जोर से सिर हिलाया और वादा किया, मैं जरूर ऐसा करूंगी। रात को जब वो नर्म और गर्म बिस्तर पर लेटी थी तो उसे इतनी खुशी हो रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। उसके दिमाग में मेरी बातें घूम रही थी। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए उस पर पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। तो क्या पहले उसके असली माँ बाप उस पर पैसे खर्च नहीं करते थे? इसका मतलब वो उसे पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा सोचती थी कि शायद वो खुद ज्यादा खर्च करती है और एक बोझ बन गई है, इसलिए लोग उसे प्यार नहीं करते। पर असल में बात उल्टी थी। माँ बाप पहले उसे नापसंद करते थे इसलिए उन्हें उसका खर्चा बोझ लगता था। वो तो हमेशा इस बात को उल्टा समझ रही थी। पर अब सब बदल चुका था। अब उसके पास एक प्यार करने वाला बाप था और वो अब कोई ठुकराई हुई बच्ची नहीं थी। उसके पापा ने खुद कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन सुबह मैंने और निंगबिन ने होटल से चेकआउट किया और सीधे शहर की ट्रेन की टिकट ली। मेरा इस निंग कस्बे में ज्यादा दिन रुकने का कोई इरादा नहीं था।
एक तो इस बात का डर था कि कहीं उसके सौतेले माँ बाप ना मिल जाएं, और दूसरा यहाँ सुविधाएं भी बहुत कम थी। कल रात ही मैंने उससे बात कर ली थी कि हम सीधे कैपिटल चलेंगे और आगे वहाँ ही काम करेंगे। अब यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। शहर पहुंचते ही हम सीधे रेलवे स्टेशन गए और कैपिटल के लिए 2 स्लीपर कोच की टिकट्स ली। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक सूटकेस था। जल्दी ही हमें 7-7 की 2 लोअर बर्थ मिल गई। कैपिटल पहुंचने में 1.5 दिन का समय लगना था, मतलब हम कल दोपहर बाद पहुंचेंगे। ट्रेन में थोड़ा बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि निंगबिन से बात कर लेता हूँ कि कैपिटल पहुंचकर आगे क्या करना है। निंगबिन, कैपिटल पहुंचकर हम एक बड़ा बंगला खरीद कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? मैंने सिस्टम से पूछा था। अभी एक आम बंगला लगभग 1 लाख रुपए में मिल जाता है। अगर बड़ा और आलीशान चाहिए तो थोड़ा महंगा होगा, पर वो कैपिटल का बंगला होगा। आगे चलकर उसकी कीमत आसमान छुएगी, इसलिए ये सौदा कभी नुकसान का नहीं होगा। निंगबिन को पता था कि मैं अमीर हूँ, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं इतना अमीर हूँ कि कैपिटल में बंगला खरीद सकूं। मैं उसका दिमाग समझ गया था। पापा ने तुम्हें बताया नहीं ना, असल में मैं एक विदेशी भारतीय हूँ। मेरे माँ बाप विदेश में बिजनेस करते थे, पर एक हादसे में उनका देहांत हो गया। मैं इस बार देश उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने आया था, पर यहाँ तुम मिल गई तो मैंने यहीं रुककर तुम्हें गोद लेने का फैसला किया। देश आने से पहले मैंने विदेश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, इसलिए मेरे पास काफी पैसा है। तुम टेंशन मत लो। इस शरीर के पुराने मालिक के पास सच में काफी जायदाद थी, पर उसे किसी धोखेबाज ने गलत जगह इन्वेस्ट करवाकर सब डूबा दिया था। खैर, इस जायदाद का बहाना सिस्टम से मिलने वाले पैसों को छुपाने के लिए एकदम सही था। मैंने आपको पुरानी धोख भरी बातें याद दिला दी। निंगबिन को थोड़ा बुरा लगा कि उसकी वजह से मैं उदास हो गया। कोई बात नहीं पापा, अब अकेले नहीं है ना, अब तुम मेरे साथ हो। अभी आपका प्रोग्रेस 10% हो गया है, आपको 90 लाख का इनाम मिलता है। मैंने दिल में हिसाब लगाया, पिछले 10 लाख अभी खर्च भी नहीं हुए थे और अब ये 90 लाख मिल गए। अब मेरे पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, एकदम पक्का करोड़पति। ये सोचकर ही कि मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है, मैंने खुशी में निंगबिन का सिर सहला दिया। अचानक अपने सिर पर एक बड़ा हाथ महसूस करके उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं, पापा को लगा कि तुम बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची हो, इसलिए बस सिर पर हाथ रखकर तुम्हें शाबाशी देने का मन किया। इतनी देर में ही 90 लाख आ गए। अब ये प्रोग्रेस जल्दी जल्दी बढ़नी चाहिए। निंगबिन को समझ तो नहीं आया कि उसने ऐसा क्या अच्छा किया है, पर वो चुपचाप सिर झुकाकर मुझसे अपना सिर सहलाती रही। स्कूल की बात आते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसे तो लगा था कि अब वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगी। मैं कैपिटल स्कूल नंबर 1 में जाना चाहती हूँ, सुना है वो वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है। ठीक है, तो हम वहाँ ही चलेंगे। मैं उसके इस फैसले के साथ पूरी तरह खड़ा था। निंगबिन थोड़ा मुस्कुराई। थैंक यू पापा सपोर्ट करने के लिए, पर वहाँ एडमिशन मिलना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। मेरी बेटी इतनी समझदार है, उसे जरूर मिलेगा। तुम बस पापा की तरफ से अच्छी खबर का इंतजार देखो। ट्रेन देखते ही देखते कैपिटल पहुंच गई। स्टेशन से निकलते ही मैं उसे घर देखने ले गया। 80 के दशक में कोई प्रॉपर्टी एप्स तो होते नहीं थे, इसलिए मैंने लोकल ब्रोकर से बात की। आखिर में मैंने 3 जगह पसंद की। पहला घर 3 लाख का था, दूसरा 8 लाख का, और इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल पुराना कोर्टयार्ड वाला घर तुमने बताया था। मैंने कहा मुझे ये तीनों चाहिए। वो मकान मालिक तो दंग रह गया। साहब, आपका मतलब है आप ये तीनों घर ले रहे हैं? वो तो अलग अपार्टमेंट्स और बड़ा फार्म हाउस कई साल से बिक नहीं रहा था, पर आज अचानक सब बिक गया। साहब, अगर आप ये तीनों ले रहे हैं तो वो कोर्टयार्ड वाला घर मैं आपको तोहफे में देता हूँ। उसके 10,000 रुपए समझिए हमारी दोस्ती के नाम। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी किस्मत होगी कि एक कोर्टयार्ड घर मुफ्त में मिल जाएगा। मैं तो खुशी से फूला नहीं समाया। कुछ साल बाद इसकी कीमत करोड़ों में होने वाली थी। मैंने तुरंत हाँ कह दिया और ब्रोकर के साथ मिलकर सारी रजिस्ट्री और कागजी काम पूरा कर लिया। कैपिटल आते ही मेरे पास एक पुराना आलीशान घर, एक अपार्टमेंट और एक फार्म हाउस आ गया था। स्कूल के पास वाला अपार्टमेंट ऐसा था जिसमें हम तुरंत रहने जा सकते थे, पर फार्म हाउस पर अभी काम होना बाकी था क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था। मैं निंगबिन को पहले स्कूल के पास वाले अपार्टमेंट में ले गया ताकि आगे उसके स्कूल आने जाने में आसानी रहे। वहाँ सेट होते ही मैंने स्कूल से संपर्क किया ताकि उसके एडमिशन का काम शुरू हो सके। अगले दिन मैं उसे लेकर स्कूल के एडमिशन ऑफिस पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर देखते हुए पूछा, क्या ये एडमिशन ऑफिस है? मेरी बेटी को यहाँ 9th क्लास में एडमिशन दिलवाना है, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? हमारे स्कूल में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और बीच सेशन में आने वाले बच्चों के लिए नियम थोड़े सख्त हैं। हर सब्जेक्ट में कम से कम 75% आने चाहिए, तभी एडमिशन होगा। टीचर ने सोचा कि इतनी मुश्किल शर्त सुनकर मैं पीछे हट जाऊंगा, पर तभी मेरे कान में निंगबिन की मजबूत आवाज आई, टीचर प्लीज मुझे एग्जाम पेपर दे दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये एग्जाम पास कर लूंगी। टीचर ने उस लड़की को देखा जिसने एक महंगा काला कोट पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। एक पल के लिए टीचर को भी उसकी बात पर यकीन हो गया। उन्होंने एक पेपर निकालकर बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें एक खाली क्लासरूम में ले चलती हूँ, तुम वहाँ लिखो और मैं तुरंत चेक करूंगी। अगर 85 से ऊपर आए तो एडमिशन हो जाएगा। निंगबिन ने पेपर लिया और सिर हिलाकर बोला, ठीक है टीचर, थैंक यू। वो टीचर के साथ खाली क्लासरूम में चली गई और मैं बाहर चुपचाप उसका इंतजार देखने लगा। जब एग्जाम खत्म होने की बेल बजी तो निंगबिन बड़े आराम से क्लासरूम से बाहर आई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, कैसा रहा एग्जाम? उसने बड़े शांत ढंग से कहा, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। यह सुनकर मैंने चैन की सांस ली और रास्ते में उससे सवालों के बारे में बात करने लगा। उसके जवाब सुनकर मुझे भी लग रहा था कि काम पक्का हो गया है। तब भी अंदर ऑफिस से एक अचानक चीखने की आवाज आई। असल में कॉपी चेक कर रहे टीचर ने देखा कि निंगबिन के पूरे फुल मार्क्स आए हैं। टीचर ने खुशी में मुझे इशारा किया, मिस्टर भाई जरा अंदर आइए, ये निंगबिन का पेपर देखिए, इसके तो पूरे मार्क्स आए हैं। ये सुनते ही मैंने निंगबिन का हाथ पकड़ा और तेजी से ऑफिस के अंदर गया। तो टीचर, अब एडमिशन के लिए आगे क्या करना होगा? अभी मैंने पूरी बात खत्म भी नहीं की थी कि उन्होंने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। वो बीच में बोल पड़ी कि भाई निंगनिंग जैसी होनहार स्टूडेंट का तो हमारा स्कूल दोनों हाथ खोलकर स्वागत करता है। ऐसा करते हैं, मैं इसे सीधे टॉपर्स वाले सेक्शन में डाल देती हूँ। उम्मीद है वो आगे भी ऐसे ही अच्छे नंबर लाती रहेगी। वैसे स्कूल खुले कुछ दिन हो चुके हैं तो आज से ही क्लास जाने की कोई जल्दी नहीं है। बेटा तुम पहले पापा के साथ घर जाओ और तैयारी कर लो, कल ठीक समय पर 9th क्लास के सेक्शन ए में पहुंच जाना। मैंने तुरंत उनकी बात पर हाँ मिलाई और बाई निंगनिंग को लेकर स्कूल के गेट से बाहर आ गया। मैडम की सलाह के मुताबिक हम पढ़ाई लिखाई का कुछ सामान खरीदने चल दिए। मैंने एक काले रंग के चमड़े के बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि निंगनिंग देखो ये बैग कैसा है? बाई निंगनिंग मेरे पास आई और उस काले बैग को हाथ में उठाकर देखने लगी। वो उसे काफी पसंद आ रहा था, पर जैसे ही उसने बैग को पलटकर देखा उसकी नजर अचानक कीमत पर पड़ गई। इतना सा छोटा बैग और पूरे 80 रुपए का। इस एक बैग की कीमत एक आम मजदूर के पूरे महीने की कमाई के बराबर थी। बाई निंगनिंग को पता था कि मेरे पास पैसे हैं, फिर भी उसे ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची लगी। उसे डर था कि कहीं किसी दिन मैं ये न सोचने लगूं कि वो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाती है। सच तो यह है कि वो दिल से अब भी खुद को इस लायक नहीं समझती थी कि कोई उसे इतना
इतना प्यार करे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना सब कुछ कर सकता है, पर वो मुझसे मिलने वाली इस थोड़ी सी अपनेपन की गर्माहट को खोना भी नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो कम पैसे खर्च करेगी तो शायद मेरे पास कुछ ज्यादा दिन टिक पाएगी। यही सब सोचकर उसने तुरंत बैग वापस रख दिया और मुझसे बोली कि मुझे ये पसंद नहीं है, चलिए इसे नहीं खरीदते। मैं मन ही मन थोड़ा हैरान था। अभी कुछ देर पहले जब वो इस बैग को देख रही थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर अचानक उसने क्यों कह दिया कि उसे ये पसंद नहीं है। हालांकि मेरे मन में कई सवाल थे, पर मैंने वहाँ सबके सामने उसकी बात को नहीं काटा। मैंने बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है तो तुम कोई दूसरा देख लो जो तुम्हें पसंद हो। मैं दूसरी तरफ जा रही बाई निंगबिन की पीठ को देखता रहा और कुछ सोचने लगा। खरीदारी पूरी करके जब हम अपार्टमेंट वापस आए तो मैं सोफे पर पसर गया और लेटे लेटे ही निंगबिन को सब समेटने का इशारा किया ताकि वो कल स्कूल ले जाने वाली चीजों को ठीक से रख ले। मैं आंखें बंद करके आराम ही कर रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरी आस्तीन को धीरे से खींचा है। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि बाई निंगबिन पास ही खड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। वो काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही तो आखिर में मुझे ही चुप्पी तोड़नी पड़ी। निंगबिन क्या हुआ? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कल स्कूल क्या क्या लेकर जाना है? नहीं ऐसी बात नहीं है। भाई निंगबिन ने जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाए और साथ ही उस काले रंग के चमड़े के स्कूल बैग को मेरे सामने बढ़ा दिया। उसने दबी आवाज में पूछा, क्या ये सच में मेरे लिए है? मैंने अपनी भौहें सिकाड़ते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, पर मैंने तो कहा था ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी आपने इसे क्यों खरीदा? उसने अपनी बात पूरी नहीं की पर मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था। आज जब तुम इस बैग को देख रही थी तो तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। तुम साफ बता रही थी कि तुम्हें ये बहुत पसंद आया है, फिर तुमने क्यों कहा कि पसंद नहीं है? निंगबिन एकदम हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके दिल की बात इस तरह भांप लूंगा कि उसे यह बैग पसंद है। अपने मन की बात को इस तरह किसी के सामने आ जाने का अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि मैंने उसके दिल की बात जान ली, बल्कि मैंने चुपके से उसके लिए वो बैग खरीद भी लिया था। टारगेट का लगाव और बढ़ गया है। अब आपका प्रोग्रेस 20% हो गया है। सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लो भाई, सीधे 1 करोड़ और आ गए। उसे इतना भावुक होते देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हंसते हुए मजाक किया, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि तुम इस समय बहुत भावुक हो रही हो। जब तुम आगे चलकर खूब पैसे कमाओगी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पापा के लिए सिर्फ महंगी घड़ी ही खरीदनी है। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, पापा को सिर्फ महंगी घड़ी ही नहीं चाहिए बल्कि सुंदर लड़कियां भी चाहिए। निंगबिन जो अभी तक भावुकता में डूबी हुई थी, मेरी यह बात सुनते ही अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले दिन सुबह मैं और बाई निंगबिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने उसे टोकते हुए कहा, जल्दी जल्दी खाओ, नाश्ता खत्म करो, फिर पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने चलेंगे। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से स्कूल बहुत पास है, मैं खुद चली जाऊंगी। पर मैं अपनी बात पर अड्डा रहा। बस आज पहले दिन की ही तो बात है, वैसे भी पापा को बाहर किसी काम से जाना है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं आऊंगा। कैपिटल स्कूल नंबर 1 की 9th क्लास के सेक्शन ए में क्लास टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर जोर से हाथ मारा। देखते ही देखते पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बच्चों आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, सब तालियां बजाकर इसका स्वागत करो। जैसे ही टीचर की बात खत्म हुई, बाई निंगबिन ने क्लास के अंदर कदम रखा। दूसरी तरफ मैं अपने नए खरीदे हुए बड़े बंगले के लिए स्टाफ ढूंढ रहा था। क्या पता था कि प्रॉपर्टी डीलर मेरी जरूरतें सुनते ही आंखें चमकाने लगेगा। उसने कहा कि मेरे पास इसके लिए एक एकदम सही आदमी है जो इस बंगले के पुराने मालिक का मैनेजर था। अगर उसी को काम पर रख लिया जाए तो उसे तो सब पहले से ही पता होगा और काम चुटकियों में हो जाएगा। मुझे उसकी बात काफी सही लगी तो मैंने तुरंत मिलने का समय तय कर लिया। मैनेजर से बात करके लगा कि हमारी सोच काफी मिलती है, इसलिए मैंने तुरंत उसे काम पर रख लिया। हालांकि मैं उसे सीधे बंगले पर नहीं ले गया बल्कि शहर वाले अपने इसी अपार्टमेंट में ले आया। मैनेजर उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। उसकी उलझन भरी नजरें देखकर मैंने शांति से कहा, यह अपार्टमेंट और वो बंगला दोनों मेरे ही हैं, लेकिन अभी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। इसके तुरंत बाद मैंने सीधे 300 रुपए महीने की सैलरी की बात की। मैनेजर तो खुशी के मारे हकलाने लगा। पहले उसे सिर्फ 150 रुपए मिलते थे और मैंने सीधे डबल कर दिए थे। मैनेजर का काम पक्का करने के बाद मैंने उसे नया काम सौंप दिया। अपार्टमेंट के लिए मुझे 2 लोग चाहिए, एक जो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाता हो और दूसरा जो काम करने में एकदम फुर्तीला हो। तुम लोग ढूंढो, इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। थोड़ी ही देर में मैनेजर एक महिला और 2 आदमियों को लेकर आ गया। वो महिला दिखने में काफी सीधी सादी थी। एक आदमी की आंखें थोड़ी अजीब और चालाक थीं और दूसरा आदमी काफी उम्रदराज था। मैंने बिना कोई फालतू बात किए सीधे टेस्ट शुरू कर दिया। कौन कैसा है ये तो एक बार खाना बनाने से ही पता चल जाता। जब काम शुरू हुआ तो मुकाबला देखने लायक था। वो सीधी सादी महिला एप्रन बांधकर काम पर लग गई। उसका सब्जी धोना और काटना इतना सलीके से था कि देखकर दिल खुश हो गया। वो उम्रदराज आदमी हालांकि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर उसकी उम्र जवाब दे रही थी और वो बार बार अपनी कमर सहला रहा था। सबसे बेकार तो वो चालाक आंखों वाला आदमी था जो खाना बनाने के काम में जितनी हो सके उतनी काम चोरी कर रहा था, जिसे देखकर मैं बस सिर हिलाकर रह गया। जल्दी ही तीनों की बनाई हुई प्लेटें मेरे सामने आ गई। मैंने अपनी चापस्टिक उठाई और सबसे पहले उसी कामचोर आदमी की बनाई डिश की तरफ बढ़ाई। मैं भी तो चखूं कि इतनी कामचोरी के बाद उसने बनाया क्या है। जैसा कि अंदाजा था, उसकी बनाई डिश एकदम साधारण थी, उसमें कोई स्वाद नहीं था। इसके बाद जब मैंने उस बुजुर्ग आदमी के हाथ के बने बैंगन चखे तो वो काफी स्वादिष्ट थे, लेकिन जिस डिश ने मेरा दिल जीत लिया वो थी उस महिला के हाथ का बना आलू और मीट। मीट एकदम मखमली और मसालों से भरा था। उसका रस तो चावल के साथ खाने के लिए एकदम लाजवाब था। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि मुझे यही चाहिए। मैंने उस सबसे सीधी सादी दिखने वाली महिला को काम पर रख लिया और साफ साफ शब्दों में अपनी बात सामने रख दी। मेरा नाम बाई चेन है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नमस्ते मिस्टर बाई, मेरा नाम डांग शियाओजी है, आप मुझे डांग दीदी कह सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और थोड़े गंभीर लहजे में कहा, डांग दीदी, मेरा सिर्फ एक ही नियम है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके हाथ साफ ना हो। अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ पता चला तो बिना किसी बातचीत के सीधे छुट्टी हो जाएगी, समझिए आप। डांग दीदी ने तुरंत हामी भरी तो मैंने उन्हें अगले दिन सुबह सही समय पर नाश्ता बनाने के लिए आने को कह दिया। पर किसे पता था कि डांग दीदी जैसे ही अपार्टमेंट से निकली उनकी गली में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पड़ोस के भाई साहब अपने तेज बुखार से तपते बेटे को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। पता चला कि बच्चे के इलाज के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे उनकी जो पत्नी ने वो सब चुरा कर में उड़ा दिए। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। यह देखकर डांग दीदी ने बिना सोचे समझे अपने पास के पैसे निकाल कर दिए और बच्चे को लेकर सीधे अस्पताल की तरफ भागी। इसी बीच बाई निंगबिन भी स्कूल से घर लौट आई थी। घर में एक नए मैनेजर को देखकर वो थोड़ी हैरान थी। मैंने तुरंत उसे मिलाते हुए कहा, ये हमारे मिस्टर ली हैं, आगे से घर का जो भी काम हो तुम इनसे कह सकती हो। कमरे में भी कुछ बदलाव करना हो तो सीधे इन्हें बता देना।
बाई निंगबिन ने बिना कुछ कहे सीधे मिस्टर ली को साथ लिया और ऊपर अपना कमरा देखने चली गई। अगले दिन सुबह मैं बाई निंगबिन को उठाने ही जा रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुद ही खुल गया। वो पूरे स्कूल के कपड़ों में तैयार खड़ी थी। उसने कहा, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैं मुस्कुराया। चलो ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से नीचे आओ और नाश्ता करो। हमारी नई डांग दीदी के हाथ का खाना एकदम लाजवाब है। मैं और बाई निंगबिन एक साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। हमारी एक नई और बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत इस गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हो रही थी। टेबल पर भाप उड़ते हुए मोमोज और गर्मा गर्म सूप रखा था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। मैं खुशी से बोल उठा, डांग दीदी, ये नाश्ता देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। डांग दीदी तुरंत मुस्कुराई। मिस्टर बाई जल्दी से चक्कर देखिए, ये मेरी सबसे खास डिश है। मैंने एक मोमो उठाकर जैसे ही मुंह में डाला उसका गर्मा गर्म रस मुंह में फैल गया। मैंने तारीफ करते हुए कहा, ये मेरे अब तक के खाए हुए सबसे स्वादिष्ट मोमोज हैं। मैंने पास बैठी निंगबिन को भी चखने के लिए कहा। उसने चुपचाप एक मोमो उठाया। हालांकि उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उसकी थोड़ी सी मुस्कुराती हुई सूरत बता रही थी कि उसे यह बहुत पसंद आया है। इस बच्ची की यही आदत है, सब कुछ अपने दिल में ही छुपा कर रखती है। नाश्ता करने के बाद जब वो अपना बैग टांगकर स्कूल के लिए निकल गई तो मैंने मुड़कर मैनेजर से कहा, ली अंकल, सफाई के लिए एक और फुर्तीला इंसान ढूंढ लो। इतना बड़ा अपार्टमेंट डांग दीदी अकेले नहीं संभाल पाएंगी। तभी बर्तन समेट रही डांग दीदी ने जैसे ही ये सुना वो दौड़ती हुई आई। मिस्टर भाई, क्या आप सफाई के लिए एक और मददगार ढूंढ रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ताकि आगे से आप सिर्फ खाना बनाने पर ध्यान दे सके। डांग दीदी की आंखें खुशी से चमक उठी। वो तुरंत बोली, मिस्टर भाई, मेरी पहचान में एक इंसान है, बहुत भरोसेमंद है और काम एकदम साफ सुथरा करता है। बस आजकल थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर आप कहें तो मैं उसे आपसे मिलवाने ले आऊं? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, तुम उसे ले आना, मैं देख लूंगा। डांग दीदी रसोई का सारा काम फटाफट निपटाकर तुरंत बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में वो एक परेशान और डरे हुए आदमी को अपने साथ लेकर वापस आई। उन्होंने कहा, मिस्टर भाई, ये वही वांग भाई हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये काम करने में बहुत तेज है। वो वांग भाई मुझे देखते ही हाथ जोड़कर बड़ी उम्मीद से बोले, नमस्ते मिस्टर भाई, मुझे घर का हर काम आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा। उनका ये डरा हुआ चेहरा देखकर मैंने अपने मन में फैसला कर लिया था। मैंने डांग दीदी की बात का हवाला देते हुए पूछा, डांग दीदी कह रही थी कि तुम आजकल किसी बड़ी मुसीबत में हो। मेरे इतना पूछते ही वांग भाई की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते रोते अपने घर के सारे हालात बयां कर दिए। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने सीधे और सख्त लहजे में कहा, देखो, कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। तुम्हारे घर के हालात चाहे जो भी हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई भी मुसीबत मेरे घर तक आए। वांग भाई का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत मुझे भरोसा दिलाया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए साहब, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ काम करता हूँ। मैंने तो मान लिया है कि वो मेरे लिए मर चुकी है। अगर वो कभी वापस भी आई तो मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। उनका ये पक्का इरादा देखकर मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अभी मैनेजर तुम्हें स्टाफ क्वार्टर दिखा देंगे। अगर तुम्हारे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो तुम उसे भी अपने साथ यहीं रख सकते हो। वांग भाई ने जैसे ही ये सुना उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बार बार वादा किया कि उनका बेटा कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। मुझे उनका यह तरीका पसंद आया। वो अपनी हद जानते थे और समझदार इंसान थे। मैंने तुरंत बात पक्की करते हुए कहा, तुम अभी जाओ और अपना सामान समेट लो, कल सुबह से अपने बेटे को लेकर काम पर आ जाना। वांग भाई ने खुशी और सम्मान में मुझे गहरा झुककर प्रणाम किया। मिस्टर भाई, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मैं पूरी जान लगाकर काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उन्हें जाते हुए देख ही रहा था कि अभी घर की बातें संभली ही थी कि उधर बाई निंगबिन ने स्कूल में एक बड़ा धमाका कर दिया। शाम को जब निंगबिन घर लौटी तो वो बेहद खुश थी और उसने मुझे स्कूल का एक मजेदार किस्सा सुनाया। हुआ ये था कि कल मैथ्स के टीचर ने एक ऐसा मुश्किल सवाल दिया था जो उनके कोर्स से बाहर का था। टीचर को लगा था कि क्लास का कोई भी बच्चा इसे हल नहीं कर पाएगा, लेकिन आज जब होमवर्क चेक हुआ तो पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे उस सवाल को हल कर पाए थे। एक थी हमारी बाई निंगबिन और दूसरी थी वहाँ की सबसे होशियार मानी जाने वाली लड़की गु हाउची। टीचर ने उन दोनों को तुरंत ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। गु हाउची ने उस सवाल को हल करने के लिए आगे की क्लास के मुश्किल तरीकों का इस्तेमाल किया था, जबकि हमारी निंगबिन ने सिर्फ बेसिक नियमों का इस्तेमाल किया। बस एक एक्स्ट्रा लाइन खींची और उसे बेहद आसान और अनोखे तरीके से हल कर दिया। टीचर तो देखकर दंग रह गए और उन्होंने पूरी क्लास के सामने निंगबिन की खूब तारीफ की। निंगबिन ने बड़े गर्व से कहा, पापा, काश आप वहाँ होते। जब टीचर मेरी तारीफ कर रहे थे तो उस गु हाउची का चेहरा देखने लायक था, एकदम उतर गया था। पहले तो वही टीचर की सबसे लाडली बनी फिरती थी। ये सुनकर मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और हंसी भी आई। मैंने और मैनेजर ने मिलकर उसकी खूब पीठ थपथपाई। आखिर बेटी किसकी है? मेरी बेटी तो सच में जीनियस है। निंगबिन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी शर्मा गई। फिर उसने एक और बात बताई, पापा, हमारे स्कूल की तरफ से इस संडे को पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सबको अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना है। मैंने तुरंत हाथ हवा में लहराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? इसका तो ऐसा इंतजाम होगा कि सब देखते रह जाएंगे। मैंने तय किया कि निंगबिन की पिकनिक के लिए डांग दीदी से सिर्फ बेहतरीन खाना ही नहीं बनवाऊंगा बल्कि ढेरों मिठाइयां और स्नैक्स भी रखवाऊंगा ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। मैनेजर तुरंत तैयारियों में लग गए, पर मुझे लगा कि इतना काफी नहीं है। मैं चाहता था कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए सबसे अलग और शानदार दिखे। इसलिए अगली सुबह मैंने निंगबिन को जल्दी बिस्तर से उठाया। बेटा जल्दी उठो, आज हम शॉपिंग पे चलेंगे और ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। मैंने बाहर से सीधे कुछ रिक्शे करवाए, पर हम किसी आम बाजार नहीं जा रहे थे। मैंने निंगबिन से कहा, हम वहाँ रिक्शे से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से जाएंगे। उसे फिर से भावुक होते देखकर मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। चलो अब रहने भी दो, वैसे भी मैं काफी समय से एक गाड़ी खरीदने की सोच रहा था ताकि मेरा पुराना सपना पूरा हो सके। चलो जल्दी बैठो। लेकिन जब हम गाड़ियों के शोरूम पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर मेरा मूड आधा खराब हो गया। वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वो या तो लोहे के भारी डिब्बे जैसी लग रही थी या फिर एकदम पुरानी और घिसी पिटी थी। उनमें से एक भी गाड़ी मुझे पसंद नहीं आई। मैं वहाँ से मुड़कर किसी दूसरे शोरूम जाने की सोच ही रहा था कि तभी काले रंग की टोपी पहने एक महिला अचानक मेरे पास आई। उसने दबी आवाज में पूछा, साहब क्या आप गाड़ी खरीदने आए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। मैं देखना चाहता था कि यह माजरा क्या है। मेरा ऐसा रुख देखकर उस महिला ने तुरंत अपना परिचय दिया। नमस्ते सर, मेरा नाम जी कांगलियांग है। मैं भी गाड़ियों का ही बिजनेस करती हूँ। अगर आपको यहाँ की गाड़ियाँ पसंद नहीं आ रही हैं तो एक बार मेरे पास चलकर देखिए। मेरे पास सीधे विदेश से आई हुई शानदार गाड़ियाँ हैं। यह सुनकर मेरे मन में थोड़ी दिलचस्पी जगी। आखिर मैं आने वाले समय की दुनिया से आया था और मुझे आधुनिक गाड़ियाँ चलाने की आदत थी। ये पुरानी गाड़ियाँ मेरे बस की नहीं थी। इस दौर में अगर अच्छी गाड़ी चाहिए थी तो विदेशी गाड़ी ही एकमात्र रास्ता थी। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया और निंगबिन को साथ लेकर उस महिला के पीछे चल दिया। पर वो हमें सीधे रास्तों से ना ले जाकर अजीब टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाने लगी। वो जगह किसी आम शोरूम की तरह खुली और
साफ सुथरी नहीं थी। उसने बताया कि ये गाड़ियां सीधे समुद्र के रास्ते विदेश से लाई जाती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ये कहते हुए वो हमें एक बड़े पानी के जहाज पर ले गई। वहाँ पहुंचते ही मेरी नजर एक शानदार काले रंग की गाड़ी पर पड़ी। उसका डिजाइन काफी हद तक आधुनिक गाड़ियों जैसा था, जिसे चलाना मेरे लिए बहुत आसान होता। जी कांगलियांग तुरंत मेरे पास आई और बड़े गर्व से बोली, मिस्टर भाई, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। ये विदेश की मशहूर ऑडी गाड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे देश में ऐसी गाड़ी मुश्किल से 100 लोगों के पास भी नहीं होगी। जब आप इसे लेकर सड़क पर निकलेंगे तो हर कोई देखता रह जाएगा। इस जमाने में जिसके पास अपनी गाड़ी होती थी उसे सबसे बड़ा अमीर माना जाता था। उसने तुरंत अपने आदमी से कहकर प्राइस लिस्ट मंगवाई, पर जैसे ही पास खड़े मैनेजर ने उस लिस्ट पर नजर डाली, उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई और उन्होंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। 5 लाख रुपए, इतनी महंगी गाड़ी। वो अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाने लगे, ये कितना बड़ा अमाउंट है। मैं मैनेजर की बातों को अनसुना करते हुए सीधे बोला, मुझे बस यही गाड़ी चाहिए। मैनेजर, पेमेंट कर दो। इसके बाद मैंने सीधे जी कांगलियांग से कहा, गाड़ी में खुद चला कर ले जाऊंगा, तुम बस इसके सारे कागजात तैयार कर दो। वो मेरे सामने जी हजूर करने लगी और मुझे कुछ और गाड़ियां दिखाने की कोशिश करने लगी। मैंने हाथ से मना करते हुए कहा, अभी के लिए इतना काफी है, आगे जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास ही आऊंगा। बात खत्म करते ही मैंने अपने मन की उलझन को सामने रखते हुए पूछा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो गाड़ियां बड़े बड़े शोरूम वाले नहीं ला पाते, वो तुम इतनी आसानी से कैसे ले आती हो? वो थोड़ा झेप गई और फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई। पता चला कि पहले उसका परिवार बहुत अमीर व्यापारी था, जिन्होंने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, पर बाद में उनके बुरे दिन आ गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उसके पास बस वही पैसे बचे थे जो वो विदेश लेकर गई थी। उसने उन पैसों से विदेशी सामान खरीदा और यह सोचकर देश वापस आई कि यहाँ आकर अपना काम शुरू करेगी, पर उसके पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे और इस काम के पुराने व्यापारियों ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिससे उसका सारा माल फंसा रह गया। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधे मुद्दे की बात की। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये समझ आया कि तुम्हारे पास सामान लाने का जरिया तो है, बस पैसों की कमी है। जी कांगलियांग हैरान रह गई और फिर उसने उदास होकर सिर हिलाया। उसे लगा कि मैंने उसके हालात का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मैंने बड़े खुले दिल से कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास और कुछ हो ना हो, पर पैसा बहुत है। जी कांगलियांग तो वहीं खड़ी रह गई। जब उसके साथ आए आदमी ने उसे थोड़ा हिलाया, तब जाकर उसे होश आया। वो बोली, मिस्टर भाई, क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे खुशी हुई कि आखिरकार उसे बात समझ आई। बिल्कुल सही, मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास सामान लाने का जरिया। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो इस देश के बाजार में हमारा सिक्का जरूर चलेगा। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर भाई, क्या आप सच में मेरे साथ काम करेंगे? पर आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। सामान लाने का जरिया तो मैं खुद भी ढूंढ सकता था, पर उसमें बहुत मेहनत लगती। अब जब सामने से बना बनाया काम मिल रहा था तो इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधे अपना प्लान उसके सामने रखा। हम दोनों मिलकर एक विदेशी व्यापार कंपनी शुरू करेंगे। सामान लाने और बेचने का काम तुम्हारा होगा और पैसा मेरा। कंपनी में 60% हिस्सा मेरा होगा और 40% तुम्हारा। रोज का काम तुम संभालना। मंजूर है? जी कांगलियांग ने बिना सोचे तुरंत हाँ कह दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती। ये कोई आम बिजनेस नहीं था, बल्कि मैं एक तरह से उसकी डूबती जिंदगी को सहारा दे रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत सम्मान और आभार था। जी कांगलियांग से बिजनेस की बात पक्की करने के बाद मैं अपनी नई 5 लाख की गाड़ी लेकर घर के लिए निकला। पर जैसे ही मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा, मैंने शीशा नीचे करके उससे पूछा, वैसे इसमें रेस और ब्रेक किस तरफ होते हैं? सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर? मेरी बात सुनते ही मैनेजर का चेहरा उतर गया। साहब, आपने तो कहा था कि आपको गाड़ी चलानी आती है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आती तो है, बस बहुत दिनों से चलाई नहीं है, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैनेजर ने यह सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। पास बैठी निंगबिन का चेहरा भी एकदम गंभीर हो गया। उसने एक हाथ से सीट बेल्ट पकड़ ली और दूसरे हाथ से गाड़ी की छत का हैंडल मजबूती से थाम लिया। खैर, मेरी ड्राइविंग अच्छी थी, इसलिए थोड़े डर और रोमांच के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए। देखते ही देखते निंगबिन की पिकनिक का दिन भी आ गया। मैंने देखा कि वो सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने तुरंत कल बाजार से खरीदा हुआ स्नैक्स का बड़ा पैकेट उसे थमा दिया। डांग दीदी ने भी उसके लिए स्वादिष्ट मसालेदार पसंद के पीस और बेहतरीन मिठाइयां तैयार की थी। ये सब देखकर निंगबिन हैरान रह गई। पापा, मैं बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, इतने सारे खाने की क्या जरूरत है? मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो बच जाए उसे अपने दोस्तों में बांट देना, इसी बहाने नए दोस्त भी बन जाएंगे। जब हम शहर के बाहर वाले पार्क पहुंचे तो वहाँ ज्यादातर बच्चे पहले से ही आ चुके थे। उसी समय वहाँ एक सफेद रंग की शानदार कार आकर रुकी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गाड़ी से एक महिला उतरी और उसने बड़े सम्मान से पीछे का दरवाजा खोला। वहाँ से महंगे जूते पहने गु हाउची बाहर आई। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक अमीर घर की बेटी है। उसने उस महिला से कहकर अपना टेंट लगवाया, टेबल सजवाई और फिर खुद टेंट के अंदर जाकर चैन बंद कर लिया, जैसे उसका किसी से कोई मतलब ना हो। पर थोड़ी ही देर में वहाँ एक और गाड़ी के आने की तेज आवाज गूंजी। टेंट के अंदर बैठी गु हाउची भी खुद को रोक नहीं पाई और पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। वहाँ मैं ड्राइवर की सीट से नीचे उतरा और मेरे साथ ही काले रंग का शानदार कोट पहने हमारी बाई निंगबिन भी बाहर आई। गु हाउची के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि निंगबिन के पास ऐसी गाड़ी होगी। देखते ही देखते निंगबिन के पास क्लास के कई बच्चे इकट्ठा हो गए। एक लड़के ने हिम्मत करके पूछा, निंगबिन, क्या ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? ये तो बहुत हैंडसम हैं। मैं थोड़ा मुस्कुराया और एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं इसका भाई नहीं बल्कि इसका पापा हूँ। वहाँ अचानक सन्नाटा छा गया। सब बच्चे हैरान होकर मुझे देखने लगे। आपके पापा? ये इतने यंग और हैंडसम कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल बड़े भाई जैसे लगते हैं। निंगबिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये सच में मेरे पापा हैं। तब जाकर बच्चों को यकीन आया। एक सीधे साधे लड़के ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि निंगबिन इतनी सुंदर क्यों है? आखिर उसके पापा भी तो इतने अच्छे दिखते हैं। अपनी बेटी को दोस्तों के साथ इस तरह घुलते मिलते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोच ही रहा था कि चलो अच्छा है, अब निंगबिन पुरानी कहानी की तरह इस दुनिया को तबाह करने के बारे में नहीं सोचेगी। पर तभी अगले ही पल गु हाउची हमारे पास आ गई। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे निंगबिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतनी अच्छी गाड़ी है। स्कूल में तो तुम कभी ऐसा नहीं दिखाती। मुझे उसकी बातों में थोड़ी खोट नजर आई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि निंगबिन ने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, गु हाउची, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। और वैसे भी कोई अपनी गाड़ी की बात अपने माथे पर लिखकर तो नहीं घूमता ना। उसकी इस बात का सीधा मतलब ये था कि गु हाउची हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करती रहती है। गु हाउची गुस्से से कांपने लगी। उसने निंगबिन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी। इतनी धमकी देकर वो तुरंत वहाँ से मुड़कर चली गई।
गू हाउची, यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। यही तो इस कहानी की असली विलन थी, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मुझे अचानक याद आया कि असली कहानी में इसी ने निंगबिन की असली पहचान छीनी थी, और जब सच सामने आया तो उसने ऐसी चाल चली जिससे निंगबिन हमेशा के लिए लाचार हो गई थी। मेरी नजर में वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने वाली एक चालाक लड़की थी, जो किसी भी तरह से अच्छी कहलाने के लायक नहीं थी। मैंने निंगबिन को समझाया और उसे वहां छोड़कर पार्क से बाहर आ गया, पर मेरा दिमाग इस समय पूरी तरह उलझा हुआ था। मूल कहानी में तो गू हाउची ने ये सब तब किया था जब उसे बाई निंगबिन के असली खानदान का सच पता चल गया था, लेकिन अभी तो उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो निंगबिन को निशाना क्यों बना रही है, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कोई और रास्ता न देखकर मैंने अपने दिमाग में सिस्टम को आवाज लगाई। तभी सिस्टम की वो जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, होस्ट, इस दुनिया में मुख्य किरदार और विलन पैदाइशी दुश्मन होते हैं। मैं दंग रह गया और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि भले ही गू हाउची को अभी कुछ न पता हो, फिर भी किस्मत इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर ही छोड़ेगी? बिल्कुल, सिस्टम ने समझाते हुए आगे कहा, इस दुनिया की किस्मत की ताकत यानी किस्मत का प्रभाव सीमित है। मुख्य किरदार को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए विलन को हराना ही होगा, और विलन के लिए भी यही नियम है, चाहे वो खुद ऐसा न चाहे। पर कहानी का ताना बाना उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना ही देगा। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन ये सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। मूल कहानी में तो उन दोनों का अंत एक साथ ही हो गया था। अब इस जन्म में बाई निंगबिन उसे कैसे हरा पाएगी? वो तो वैसे भी किस्मत की चुनी हुई लाडली हीरोइन है, सिस्टम बोला। उस लाडली के पास किस्मत का सुरक्षा कवच है, इसलिए सीधे टकराना तो बेवकूफी होगी। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम उसकी किस्मत के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने तुरंत पूछा, वो कैसे? जल्दी बताओ। सिस्टम ने राज खोलते हुए कहा, उसकी किस्मत की ताकत इस बात पर टिकी है कि इस दुनिया के लोग उसे कितना पसंद करते हैं। इसलिए अगर हम आसपास के लोगों के दिलों से उसके लिए अंधा विश्वास और आदर खत्म कर दें और लोग उससे चिढ़ने लगे, तो उसका हीरोइन का तमगा धीरे धीरे अपने आप छिन जाएगा। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लोगों के दिलों में उसके लिए जो जगह बनी हुई है, उसे इतनी आसानी से हिला पाना भला कैसे मुमकिन होगा? तभी अचानक सिस्टम ने एक जोरदार अलार्म बजाया और मेरे सामने एक स्क्रीन खोल दी। होस्ट, जल्दी देखिए, गू हाउची की किस्मत का प्रभाव घटकर 99% रह गया है। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या पार्क में निंगबिन के साथ कुछ हुआ है? क्योंकि उसकी किस्मत को चोट सिर्फ हमारी विलन बाई निंगबिन ही पहुंचा सकती थी। मैंने घबराकर कहा, सिस्टम जल्दी करो, मुझे दिखाओ कि पिकनिक पर इस समय क्या चल रहा है। अगले ही पल स्क्रीन पर 1 घंटे पहले का नजारा दिखने लगा। पार्क के एक कोने में गू हाउची अपने कुछ चमचों के साथ टेंट के भीतर कोई खिचड़ी पका रही थी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक छोटे कद की लड़की चुपके से बाहर निकल गई। जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो हमारी निंगबिन बड़े खुले दिल से घर से लाई हुई मिठाइयां और पकवान बाकी बच्चों में बांट रही थी। गू हाउची ने टेंट से यह देखा तो एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने चमचों से बोली, देखा, जरा सी फालतू चीजें क्या मिल गईं। ये लालची बच्चे उसके पीछे दुम हिलाने लगे। यह कहकर उसने अपने सामने सजे 56 भोग खाना शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने पास खड़े अपने भूखे चमचों को एक निवाला तक नहीं पूछा। जब उसका पेट पूरी तरह भर गया तो उसने किसी भिखारी को भीख देने के अंदाज में उनसे कहा, लो, अब जो बच गया है वो तुम लोग खा लो। वैसे तो ये चमचे पहले भी उसका बचा हुआ खाना बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि इतने महंगे पकवान उन्हें त्योहारों पर भी नसीब नहीं होते थे। लेकिन आज नजारा बदल चुका था। एक तरफ निंगबिन थी जो सबके साथ हंस हंसकर अपना खाना बांट रही थी, और दूसरी तरफ गू हाउची थी जो उन्हें अपनी जूठन खिला रही थी। उनके दिलों में पहली बार यह फर्क चुभने लगा। गू हाउची को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। तभी अचानक टेंट के बाहर वही छोटे कद की लड़की जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्लाई, हाय राम, जो घड़ी गू हाउची दीदी ने मुझे संभालने के लिए दी थी वो मुझसे कहीं खो गई है। इस दौर में एक अदद घड़ी होना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी गू हाउची की महंगी घड़ी। उसकी कीमत एक आम इंसान की सालों की कमाई के बराबर थी। यह सुनकर सीधे साधे बच्चे उसकी मदद के लिए घड़ी ढूंढने लगे। काफी देर की खोजबीन के बाद गू हाउची बड़े नखरे से टेंट से बाहर आई। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। उसने उस लड़की से कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरी कीमती घड़ी खो दी? फिर अचानक उसने अपनी आवाज ऊंची की, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नियत खराब हो गई थी और तुमने खुद ही मेरी घड़ी चुरा ली है। यह देखकर मैं हैरान था कि ये लोग आखिर क्या नाटक कर रहे हैं। वो लड़की रोते हुए पैर पटकने लगी, नहीं दीदी, मैंने ऐसा नहीं किया, पक्का किसी और ने चुराकर इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया है। क्यों ना हम सबके बैग की तलाशी लें। उसकी यह बात सुनते ही जो बच्चे अब तक भलाई समझकर घड़ी ढूंढ रहे थे, उनका गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमें ही चोर कह रही हो। ये तो वही बात हुई कि भलाई करो तो जूता खाओ। जब पार्क में दोनों तरफ से बहस बहुत बढ़ गई, तब हमारी बाई निंगबिन शांति से आगे बढ़ी। उसने गू हाउची की आंखों में आंखें डालकर कहा, गू हाउची क्लासमेट, अगर तुम जबरदस्ती हम सबके सामान की तलाशी लेना ही चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन तभी मैंने देखा कि गू हाउची का चेहरा एकदम काला पड़ गया था। मैं तुरंत समझ गया, मेरी बेटी सच में कमाल की समझदार है। उसने अपने एक ही जुमले से सारा कीचड़ वापस गू हाउची पर उछाल दिया था। हालांकि तलाशी की बात उस चमचे ने शुरू की थी, पर निंगबिन ने चालाकी से उसे गू हाउची का फैसला बना दिया। अब पूरी क्लास की नाराज नजरें गू हाउची के चेहरे पर टिक गईं। गू हाउची अब ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, करो तलाशी। मेरी वो घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं थी, हजारों की थी। निंगबिन ने सुकून से सिर हिलाया, तलाशी बिल्कुल होगी, लेकिन अगर किसी के पास से घड़ी नहीं मिली तो तुम्हें हम सबसे एक एक करके माफी मांगनी होगी। आखिर बिना किसी सबूत के हम में से कोई चोर कहलाना पसंद नहीं करेगा। गू हाउची के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने निंगबिन को घूरते हुए कहा, मंजूर है, लेकिन अगर चोर पकड़ा गया तो उसे भी सबके सामने मुझसे नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। उसकी इस खुली धमकी के जवाब में हमारी निंगबिन बस हल्की से मुस्कुराई। वो बड़े आराम से एक तरफ हट गई और हाथ के इशारे से बोली, शौक से ढूंढिए। उसकी बात खत्म होते ही गू हाउची के चमचे पहले ही लड़के के बैग पर झपट पड़े और बड़ी बदतमीजी से उसका सारा सामान जमीन पर बिखेरने लगे। पार्क में तलाशी के नाम पर बदतमीजी होते देख वो लड़का गुस्से में फुसफुसाया, मैं तो बस भलाई समझकर मदद कर रहा था, पर इसने तो मुझे ही चोर बना दिया। कितनी घटिया लड़की है। पास खड़े दूसरे बच्चों ने भी उसका साथ दिया। सही बात है, आज के बाद कोई इसकी मदद करने की भूल नहीं करेगा। खुद को समझती क्या है? मैं स्क्रीन देखते हुए मन ही मन मुस्कुराया। बच्चों, इसी को तो कहते हैं मुख्य किरदार का घमंड, लेकिन अफसोस आज इसका ये घमंड टूटने वाला है। देखते देखते गू हाउची के चमचे छानबीन करते हुए हमारी बाई निंगबिन के सामने आ पहुंचे। गू हाउची ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना निंगबिन क्लासमेट, पर नियम तो सबके लिए बराबर हैं। हमें तुम्हारा बैग भी चेक करना पड़ेगा। यह सुनते ही वही लड़का जिसका बैग पहले चेक हुआ था सीधे बीच में कूद पड़ा। अरे हट, निंगबिन के पापा कल ही ओडी गाड़ी खरीद कर लाए हैं। वो तुम्हारे इस
इस मामूली घड़ी को हाथ भी क्यों लगाएगी? गु हाउची का चेहरा यह सुनकर एकदम उतर गया, पर उसने अपनी झेप मिटाते हुए झूठी हंसी बिखेरी। भरोसा तो मुझे भी है, पर तसल्ली के लिए एक बार देखना तो बनता है ना। निंगबिन को पहले से अंदाजा था कि ये सारा तमाशा सिर्फ उसी को फंसाने के लिए रचा गया है। उसने बिना किसी डर के बस शांत आवाज में कहा, शौक से देखो। थोड़ी ही देर में एक चमचा हाँफते हुए दौड़कर आया। गु हाउची ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या घड़ी मिल गई? पर उस चमचे ने मायूस होकर सिर हिला दिया। नहीं दीदी, मैंने सब देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन गु हाउची का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखें सिकाड़ी और सीधे निंगबिन को घूरते हुए चिल्लाई, हटो, मैं खुद जाऊंगी। अब तो सब बच्चे दंग रह गए। भला उसे इतना यकीन कैसे था कि घड़ी निंगबिन के पास ही मिलेगी। निंगबिन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और उसका लहजा एकदम सख्त हो गया। गु हाउची क्लासमेट, एक ही बैग की तलाशी 2 बार लेने का कोई नियम नहीं है। गु हाउची के पास कोई जवाब नहीं था, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने बात घुमाते हुए कहा, मुझे बस लगा कि शायद इन लोगों ने ठीक से नहीं देखा होगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगी तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना कहकर वो उस छोटे कद वाली लड़की को साथ लेकर सीधे निंगबिन के सामान पर झपट पड़ी। मैंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा, वो छोटे कद वाली लड़की बिना किसी झिझक के सीधे एक काले रंग के बैग की तरफ बढ़ी और बड़ी चालाकी से उसके एक छुपे हुए पॉकेट की चेन खोलने लगी। गु हाउची की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो टिकटिकी लगाए उस चेन को देख रही थी। उसे लगा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो पॉकेट अंदर से बिल्कुल खाली था। उसके मुंह से अचानक निकल गया, अरे अजीब बात है, ये खाली कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने हाथों से। गु हाउची ने उसे ऐसी खूंखार नजर से घूरा कि वो लड़की तुरंत चुप हो गई। शुक्र था कि बाकी बच्चे थोड़े फासले पर थे, इसलिए किसी ने उसकी अधूरी बात नहीं सुनी, वरना उनका ये सारा खेल वहीं खत्म हो जाता। पर तभी दूसरे मिलिट्री ग्रीन रंग के बैग की तलाशी ले रहे चमचे ने जोर से शोर मचाया, हाउची दीदी, मुझे मिल गई, यहाँ एक घड़ी मिली है। यह सुनते ही मानो पूरे पार्क में धमाका हो गया। सब बच्चों की नजरें सीधे निंगबिन पर जाकर टिक गईं। क्या सच में घड़ी उसी के बैग में थी? गु हाउची ने अपनी छिपी हुई खुशी को चेहरे पर लाते हुए तुरंत निंगबिन के सिर पर इल्जाम मढ़ दिया। निंगबिन क्लासमेट, तुमने मेरी घड़ी चुराई है। मैं स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देख रहा था कि कहीं निंगबिन के चेहरे पर कोई घबराहट तो नहीं आई, पर वो वैसी ही शांत और बेफिक्र खड़ी रही। अब तो गु हाउची के मन में भी एक अजीब सा डर बैठने लगा था, पर उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, अगर तुम्हें ये घड़ी इतनी ही पसंद थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें तोहफे में दे देती, पर चोरी करना तो बहुत गलत बात है। वाह भाई गु हाउची, दिन के उजाले में सफेद झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। कुछ ही पलों में आसपास के बच्चों के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो निंगबिन को शक की निगाहों से देखने लगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने चोरी की थी, बल्कि इसलिए कि उसकी वजह से उन सबको चोर समझकर उनके बैग खंगाले गए थे। गु हाउची मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी निंगबिन ने बड़े आराम से अपना मुंह खोला, मैंने तुम्हारी कोई घड़ी नहीं चुराई है। गु हाउची गुस्से में हंस पड़ी, घड़ी तुम्हारे बैग से मिली है और तुम अभी भी मुकर रही हो। निंगबिन के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई, जो चीज मेरी है ही नहीं उसका इल्जाम मैं क्यों लूं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी ही घड़ी है? गु हाउची को लगा कि निंगबिन अब फंस चुकी है और बचने का रास्ता ढूंढ रही है। उसने तपाक से पूछा, अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या ये बैग तुम्हारा है? निंगबिन ने सिर हिलाया, हाँ मेरा है, और ये घड़ी इसी बैग से निकली है। क्या तुम इस बात को मानती हो? निंगबिन ने फिर से हामी भरी, हाँ मानती हूँ। गु हाउची की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। जब तुम दोनों बातें मान रही हो तो साफ है कि चोरी तुमने ही की है। पर अगले ही पल निंगबिन एक कदम आगे बढ़ी और उसने बेहद शांत पर साफ आवाज में पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यह घड़ी तुम्हारी है? गु हाउची हंसने लगी। उसे लगा कि निंगबिन अब बात को घुमाने की नाकाम कोशिश कर रही है। उसने बड़े घमंड से सबके सामने ऐलान किया, मेरी वो घड़ी असली सोने से बनी है, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं और उसके पीछे साफ अक्षरों में मेरा नाम गु लिखा है। पूरी दुनिया में वैसी इकलौती घड़ी है। अब ये मत कहना कि ये तुम्हारी है। उसे लगा कि बाजी उसके हाथ में है, पर तभी जो बच्चे पास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उनके बीच अचानक हलचल मच गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे ये घड़ी तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा गु हाउची बता रही है। गु हाउची का दिल बैठ गया। उसने गुस्से में बच्चों को पीछे धकेला और खुद आगे बढ़ी। जब उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चमचे के हाथ में जो घड़ी थी वो काले रंग के लेदर स्ट्रैप वाली एक बेहद क्लासी घड़ी थी। वो उसकी सोने वाली घड़ी थी ही नहीं। निंगबिन ने आगे बढ़कर वो घड़ी अपने हाथ में ली और सबके सामने उसका पिछला हिस्सा घुमाकर दिखाया। उस चमकीले मेटल के पीछे साफ और सुंदर अक्षरों में 3 शब्द लिखे हुए थे, बाय निंगबिन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों ये घड़ी मेरी खुद की है। मेरे पापा ने अभी कुछ ही दिन पहले मुझे ये तोहफे में दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गु हाउची क्लासमेट की घड़ी कैसे बन गई। ये सुनते ही गु हाउची का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने झपट कर वो घड़ी छीनी और जब पीछे देखा तो सच में वहाँ निंगबिन का नाम खुदा हुआ था। वो अंदर ही अंदर कांप उठी। ये कैसे हो सकता है? उसने तो अपने चमचे को अपनी सोने वाली घड़ी रखने को कहा था, फिर ये गाड़ी कहाँ से आई? तभी आग में घी डालने का काम क्लास के एक समझदार लड़के ने किया जो घड़ियों का शौकीन था। वो चिल्लाया, अरे ये तो इंटरनेशनल ब्रांड डीजा का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। इनका ये नाम कस्टमाइज करने वाला फीचर तो अभी अभी लॉन्च हुआ है और पूरे देश में शायद ये ऐसी इकलौती घड़ी है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे पार्क में सन्नाटा छा गया और सब बच्चों के मुंह से एक साथ ठंडी आह निकली। सब सोचने लगे कि जो गाड़ी पूरे देश में इकलौती हो, भला उसकी कीमत कितनी भारी होगी। गु हाउची ने जब डीजा ब्रांड की उस घड़ी को देखा तो गुस्से में उसकी मुट्ठियां बिंज गईं। असल में जब ये घड़ी बाजार में आई थी तो वो खुद इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन तब उसे बताया गया कि ये पहले ही बिक चुकी है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस समय इसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बाय निंगबिन है जिसे वो आज नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता था कि इस शहर की हर आलीशान चीज पर सिर्फ उसका हक है, पर यहाँ तो निंगबिन के पास न सिर्फ उससे बेहतर घड़ी थी बल्कि उसने सबके सामने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। जलन के मारे गु हाउची का चेहरा बिगड़ने लगा और वो मन ही मन निंगबिन का नाम चबाने लगी। तभी उसकी उस नासमझ चमचे ने पास आकर पूछ लिया, हाउची दीदी क्या घड़ी को आगे भी ढूंढना है? मैं स्क्रीन देख रहा था और मुझे हंसी आ गई। ये लड़की तो सीधे जलती आग में कूदने का काम कर रही थी। सबकी नजरें एक बार फिर गु हाउची पर टिक गई। वो चमचा तो एकदम बुद्धू बनी खड़ी थी, जबकि गु हाउची का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बड़े दिल वाली बनने का नाटक किया और कहा, अब जब सब जगह देख लिया है तो रहने दो, मान लेती हूँ कि मैंने वो घड़ी किसी को दान में दे दी। वाह भाई, चोरी का इल्जाम सच साबित नहीं हुआ तो अब खुद को दानी साबित करने की कोशिश की जा रही थी। पर हमारी निंगबिन उसे इतनी आसानी से रास्ता छोड़ने वाली नहीं थी। वो बड़े इत्मीनान से बोली, ऐसे कैसे रहने दें हाउची क्लासमेट? अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि वो घड़ी बहुत महंगी है और
हजारों की है। गु हाउची ने दांत पीसते हुए बात काटने की कोशिश की। पक्का उस लड़की ने उसे कहीं बहुत अच्छी तरह छुपा दिया होगा। अब नहीं मिल रही तो छोड़ो भी। तभी निंगबिन ने हाथ का इशारा सीधे गु हाउची के टेंट की तरफ किया और बेहद शांत आवाज में कहा, हाउची क्लासमेट, सब जगह की तलाशी कहाँ पूरी हुई है? अभी तो एक जगह बाकी है। गु हाउची की आंखों में घबराहट तैर गई। उसने तुरंत पलटकर वार किया, निंगबिन क्लासमेट, तुम्हारा मतलब है कि मैंने अपनी ही घड़ी खुद चुरा कर छुपाई है? निंगबिन ने बस अपनी पीठ सीधी की और सुस्ती से बोली, ये तो कौन जाने, क्या पता हाउची क्लासमेट ने हम सबको परेशान करने के लिए ही ये सारा नाटक रचा हो। इस एक बात ने बाकी बच्चों के गुस्से में घी का काम किया। हाँ, अगर तलाशी होनी है तो सबकी होगी। बच्चों का झुंड सीधे गु हाउची के टेंट की तरफ बढ़ने लगा। गु हाउची अब पूरी तरह घबरा गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंट की तरफ कदम बढ़ाने की? पर अब बच्चे उसके इस रुतबे से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जब तुम अपनी एक जिद पर हम सबके बैग खंगाल सकती हो तो हमारे कहने पर तुम्हारे टेंट की जांच क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम कोई बहुत बड़ी वीआईपी हो? गु हाउची अब चौतरफा घिर चुकी थी। वो जितना मना करती बच्चों का शक उतना ही पक्का होता जाता। तभी एक लड़के ने सीधे मुद्दे पर चोट की, हम जानते हैं कि तुम्हारा परिवार बहुत रईस और ताकतवर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो हम सीधे साधे बच्चों को चोर कह दो। क्या तुम्हारा खानदान इस पूरे शहर को अपनी जागीर समझता है? यह सुनते ही गु हाउची का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि यह अब सिर्फ एक घड़ी का मामला नहीं रहा, बल्कि उसके पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। आखिर में भारी मन से उसे पीछे हटना पड़ा और बच्चे उसके टेंट के अंदर घुस गए। वो टेंट के बाहर खड़ी अंदर से आ रही सामान पलटने की आवाजें सुन रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी अच्छी किस्मत का घड़ा आज फूट चुका था। थोड़ी देर बाद जब बच्चे अंदर से खाली हाथ बाहर आए तो गु हाउची की जान में जान आई। उसे लगा कि भगवान ने उसकी लाज रख ली। पर तभी निंगबिन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको फिर से चौंका दिया, क्या तुम लोगों ने इसके खुद के पर्सनल बैग की तलाशी ली? बच्चे जैसे नींद से जागे, वो सबसे सामने रखी चीज को ही देखना भूल गए थे। वो सब दोबारा टेंट के अंदर लपके और जैसे ही उन्होंने गु हाउची का बैग खोला, वो कीमती सोने की घड़ी बड़े आराम से बैग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखी हुई थी। पूरे पार्क में सन्नाटा पसर गया। एक लड़के ने उस घड़ी को हाथ में उठाकर गु हाउची की तरफ घुमाया। हाउची क्लासमेट, क्या ये वही घड़ी है जो खो गई थी? गु हाउची ने नफरत से निंगबिन को घूरा और अपने दांत भींचते हुए कहा, हाँ, ये मेरी ही है। चलो, ये तो साफ हो गया कि वो खुद ही चोर थी और दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी, पर उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वो इस पर भी झूठ गढ़ने लगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, वो लड़की तो ये घड़ी मुझे पहले ही लौटा चुकी थी, मेरे दिमाग से निकल गया। हैरानी की बात ये थी कि उस जमाने के सीधे साधे बच्चे उसकी इस झूठी कहानी पर यकीन भी करने लगे। स्क्रीन देख रही निंगबिन को भी इस बात पर हंसी आ गई। इसे कहते हैं मुख्य किरदार का प्लॉट आर्मर, जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। लेकिन निंगबिन उसे ऐसे ही साफ बचकर निकलने देने के मूड में नहीं थी। उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए याद दिलाया, चलो बधाई हो कि तुम्हारी खोई हुई चीज मिल गई। लेकिन हाउची क्लासमेट, शायद तुम अपनी कही एक बात भूल रही हो। तुमने कहा था कि अगर किसी के पास से घड़ी नहीं मिली तो तुम सबसे माफी मांगोगी। गु हाउची का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा नहीं था कि निंगबिन इस बात को पकड़ कर रखेगी। आज के दिन उसे जितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी उतनी उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। पर तभी एक और लड़का सामने आया जिसे जबरदस्ती चोट ठहराया गया था। उसने कहा, और हाँ, तुम्हें पूरी क्लास से तो माफी मांगनी ही होगी, पर निंगबिन से अलग से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने सीधे उसका नाम लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गर्दन झुकाकर बेहद कड़वे मन से निंगबिन के सामने माफी के 2 शब्द बोलने ही पड़े। निंगबिन ने बस लापरवाही से हाथ हिलाया, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही ना हो। सिस्टम की स्क्रीन पर यह सब देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, गजब। मुझे लगा था कि गु हाउची बस एक घमंडी अमीर लड़की है, पर वो इतनी कम उम्र में इतनी चालाक और जहरीली होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। जो लड़की अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही सहेलियों को फंसा सकती है, वो आगे चलकर जायदाद के लिए किसी को अपाहिज भी बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं था। मैंने तुरंत सिस्टम से उसका स्टेटस चेक करने को कहा और जैसा कि अंदाजा था, उसकी किस्मत का प्रभाव और नीचे गिर चुका था। पर तभी मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। वो छोटे कद वाली चमचा तो साजिश के तहत उस घड़ी को निंगबिन के काले बैग में छुपाने गई थी, तो फिर अंत में वो घड़ी निंगबिन के बैग से निकलकर खुद गु हाउची के अपने बैग में कैसे पहुंच गई? बाद में जब हम अकेले मिले तब भाई निंगबिन ने मुझे असली कहानी बताई। दरअसल उसने बहुत पहले ही कुछ अजीब होते हुए भांप लिया था। उस दिन पार्क में वो कुछ देर के लिए अपने बैग से दूर गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि गु हाउची की वो छोटी कद वाली चमचा उसके बैग के आसपास बेहद अजीब और संदेहास्पद तरीके से मंडरा रही थी। निंगबिन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो चुपचाप एक पेड़ की ओट में छिप गई और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगी। उसका शक बिल्कुल सही निकला। उस लड़की ने चुपके से निंगबिन के बैग में कोई चीज ठूसी और दबे पांव भागकर सीधे गु हाउची के टेंट में घुस गई। उसके जाते ही निंगबिन अपने बैग के पास आई। उसे खोला तो अंदर वही कीमती सोने की घड़ी पड़ी थी। एक पल में वो समझ गई कि यह उसे चोर साबित करने की एक घिनौनी साजिश थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने तय किया कि वो जैसे को तैसा का सबक सिखाएगी। उसने बिना देर किए वो घड़ी निकाली और सीधे गु हाउची के अपने बैग में डाल दी। और वैसे भी इस तरह की छोटी मोटी चालें तो मैं बहुत पहले ही, ये कहते कहते निंगबिन अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर झटका। छोड़िए, कुछ नहीं, बहुत पहले ही क्या, ये सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। उसने जो बात अधूरी छोड़ दी थी वो दरअसल एक ऐसा खौफनाक अतीत था जिसे याद करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसा दौर जब उसका नाम बाय निंगबिन नहीं बल्कि शेन जाओदी हुआ करता था। 4 साल पहले जब निंगबिन सिर्फ 10 साल की थी, स्कूल की छुट्टी का घंटा बजते ही जहाँ बाकी बच्चे आजाद घोड़ों की तरह हंसते खेलते बाहर भागते थे, वो उनसे बिल्कुल अलग थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से एक बड़ा सा बोरा घसीटती हुई दुकान के बाहर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही कोई राहगीर सड़क पर खाली बोतल या कैन फेंकता, वो नन्हे कदमों से दौड़कर उसे उठाती और अपने बोरे में डाल लेती। उस बोरे से आने वाली टन टन की आवाजें उसकी मजबूरी की कहानी बयां करती थीं। वो इन बोतलों को बेचकर जो चंद पैसे कमाती, उसे अपनी अगली क्लास की किताबों की फीस भरनी थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके सौतेले माँ बाप ने साफ कह दिया था कि वो उसकी पढ़ाई के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। उस दर्दनाक रात को वो आज भी नहीं भूली थी, जब उसने घर आकर अपने माता पिता से कहा था स्कूल में टेस्ट बुक के लिए जमा करने हैं। पैसे का नाम सुनते ही उसकी माँ आगबबूला हो गई। कोई पैसा नहीं है, बंद करिए पढ़ाई का ढोंग, जन्म ही लिया है हमारे पैसे बर्बाद करने के लिए। बाहर से माता पिता की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ शब्द उसके कानों में पड़े, पढ़ाई छुड़वा दो, पैसों का बोझ, बेटे का भविष्य। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार स्कूल की फीस भर दी, पर जुल्म की हद तो तब हुई जब उसकी माँ को
को कहीं से पता चल गया कि उसने फीस जमा कर दी। जब निंगबिन उस दिन घर लौटी तो सन्नाटा अजीब था। वो भागकर अपने कमरे में गई और जैसे ही तकिया उठाया नीचे सब खाली था। बोतलें बेचकर बचाए हुए उसके आखिरी 40 पैसे भी गायब थे। वो गुस्से और दर्द से कांपती हुई बाहर आई तो उसकी माँ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसी डरावनी नजरों से क्या देख रही है, 2-4 पैसे क्या ले लिए, हमें खा जाएगी। इस वक्त निंगबिन को समझ आ गया था कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते बल्कि नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि उसकी मेहनत के आखिरी 40 पैसे भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। पर उस बेबसी में भी उसके दिल ने राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ मैंने फीस पहले ही जमा कर दी थी, वरना ये मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़वा देते। पर ने उसे एक आदत दे दी थी, कमरे से बाहर जाने के बाद जब भी वो लौटती सबसे पहले अपना सामान चेक करती कि कुछ गायब तो नहीं हुआ। यही आदत आज पार्क में भी उसके काम आई। जब गू हाउची ने तमाशा शुरू किया तो निंगबिन ने सबसे पहले अपना बैग चेक किया। बस फर्क इतना था कि इस बार सामान कम नहीं था बल्कि एक अजनबी घड़ी बढ़ गई थी। भाई निंगबिन अचानक हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था और सांसें फूल रही थी। उसने घबराकर आसपास देखा, वही आलीशान कमरा, साफ सुथरा बिस्तर और खिड़की से आती सुबह की शांत धूप। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। शुक्र है वो सब बस एक बीता हुआ कल और एक खौफनाक सपना था। अब उसे किसी अंधेरे कोने में भूखे पेट रोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास मैं था, उसका कानूनी तौर पर हक से साथ निभाने वाला पिता। इतने सालों से उसने इन कड़वी यादों को दिल के किसी कोने में दफन कर रखा था। उस वक्त वो बहुत छोटी थी, खैर उतनी भी छोटी नहीं थी, पर अब जब मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूँ तो लगता है कि उस बात का कोई गहरा मतलब था। बाई निंगनिंग भी यही सब सोचते हुए तुरंत बिस्तर से उठी और नीचे मुझे ढूंढने आ गई ताकि वो मुझसे अपने इस अंदाजे के बारे में बात कर सके। मैं तो ये सुनकर दंग रह गया। कहानी इस तरह तो नहीं बदलनी चाहिए थी। किताब में तो उसे 17 साल की उम्र में जाकर सच पता चलना था, फिर आज वो इतने साल पहले ही अपने असली परिवार पर शक कैसे करने लगी। खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं खुद परेशान था कि उसे सच कैसे बताऊं। अब ये तो बोल नहीं सकता था कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया और सीधे डीएनए टेस्ट कराने की बात कह दी। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाई निंगनिंग ये सुनते ही अचानक मेरा हाथ पकड़ लेगी। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली कि पापा, टेस्ट का नतीजा चाहे जो भी आए, आप ही मेरे पापा रहोगे, आप मेरे खुद के चुने हुए पापा हो। उसकी यह बात सीधे मेरे दिल को छू गई। भला ऐसी बात सुनकर किसका दिल नहीं पिघलेगा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि आज मैं इस बच्ची को पूरे दिन की छुट्टी दूंगा और इससे कोई काम नहीं करवाऊंगा। इसके बाद मैं खुद कटे हुए फलों की प्लेट लेने के लिए बढ़ा, क्योंकि आज यह बच्ची इतनी अच्छी बनकर रह रही थी कि मुझे खुद ही अजीब लग रहा था। पर जैसे ही मेरी उंगलियां प्लेट को छुई, बाई निंगनिंग ने लपक कर उसे उठा लिया और सीधे मेरे मुंह के आगे कर दिया। मैंने आदत के मुताबिक औपचारिकता दिखाते हुए कहा कि अरे निंगनिंग, मैं खुद ले सकता हूँ। पहले तो पापा हमेशा मुझसे ही फल मंगवाते थे, पर आज जैसे ही टेस्ट की बात हुई पापा ने मुझे मना कर दिया। पापा पक्का आप मुझे पसंद नहीं करते। तब जाकर मुझे इस नौटंकी का दिमाग समझ आया। इसके लिए काम न करना ही यह मान लेना था कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। मैंने तुरंत उसे दिलासा दिया कि पापा तुम्हें बिल्कुल नापसंद नहीं करते। पापा तो बस ये सोच रहे थे कि तुम थक जाओगी। पर वो अड़कर बैठ गई कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं आगे भी पापा के लिए पानी लाऊंगी और फल भी मैं ही उठा कर दूंगी। उसकी यह जिद देखकर मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। वैसे भी फायदा तो मेरा ही था, आराम तो मुझे ही मिल रहा था। मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा कि ये कितनी प्यारी बेटी है। सिस्टम भी तुरंत हैरान होते हुए बोला कि हाँ, जिस किरदार ने असली कहानी में पूरी दुनिया तबाह कर दी थी, वो आज रो रो कर आपके लिए पानी लाने की जिद कर रही है। लगता है कि आप पहले ऐसे इंसान बनोगे जो इस मिशन को पूरा कर ले। ये सुनकर तो मेरा भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा कि और नहीं तो क्या, आखिर तुम देख किसके साथ रहे हो। जब मैं मजे से सिस्टम के सामने अपनी तारीफें कर रहा था तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। मैंने बहुत दिनों से बाई निंगनिंग के मिशन पॉइंट चेक नहीं किए थे। मैंने तुरंत सिस्टम को हुक्म दिया कि स्क्रीन खोलो और देखो कि अभी क्या प्रोग्रेस है। अगले ही पल एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। सिस्टम ने बधाई देते हुए कहा कि आपका मिशन 60% पूरा हो चुका है, 0.40% बढ़ गए हैं और इनाम के 4 करोड़ रुपए आपके खाते में आ चुके हैं। 4 करोड़! मेरा दिल उछल पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी सी देर में मैं सीधे इतना अमीर बन जाऊंगा। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा कि ये बताओ, आज के जमाने के हिसाब से क्या मैं बहुत अमीर हूँ। सिस्टम ने फौरन जवाब दिया कि इस दौर में करोड़ों की संपत्ति वाले लोग सबसे अमीर माने जाते हैं। मैं समझ गया कि अब मैं खुद ही सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। पर अभी मैं ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि मुझे उस बेकार से गू परिवार का ख्याल आ गया। जब आगे चलकर उनसे सीधे टक्कर लेनी ही है तो उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने तुरंत सिस्टम को बोला कि जल्दी से पता लगाओ कि गुजोतई परिवार के पास अभी कितनी संपत्ति है। मुझे उनसे ज्यादा अमीर बनना ही होगा, तभी मैं बाई निंगनिंग को बचा पाऊंगा। कुछ देर बाद सिस्टम ने आंकड़े दिखाए कि गूस परिवार की कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ के आसपास है। मेरी आंखें चमक उठी और दिल को बड़ा सुकून मिला कि उनके पास मुझसे ज्यादा पैसे नहीं। पर तभी सिस्टम ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि भले ही उनके पास नगद पैसा आपसे कम हो, लेकिन उनके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। अगले कुछ सालों में वो कभी भी आपसे आगे निकल सकते हैं। मैं फौरन समझ गया कि उनका पैसा बाजार में लगा हुआ है, जिससे और पैसा बन रहा है। मेरा आराम से बैठने का सपना टूट गया। पर कोई बात नहीं, मैंने असली कहानी पढ़ रखी है और मुझे पता है कि आने वाले समय में कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाला है। अगर मैं पहले ही बाजी मार लूं तो गू परिवार कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। ये सोचते ही मेरे अंदर एक नया जोश आ गया और मैंने तुरंत काम पर लगने का फैसला किया। पहला कदम था सही लोगों को अपने साथ जोड़ना। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल नया था। मेरा काम सिर्फ पैसा लगाना था। कंपनी संभालने के लिए तो किसी माहिर इंसान की जरूरत थी। मैंने तुरंत अपने मैनेजर को कहा कि वो छिपकर किसी बहुत बड़े बिजनेस के जानकार को ढूंढे। इसके बाद मैंने वीकेंड का प्लान बनाना शुरू किया। मुझे बाई निंगनिंग को लेकर वापस निंग काउंटी जाना था ताकि वहाँ चुपके से डीएनए टेस्ट करवा सकूं और साथ ही शेन परिवार के उन घटिया माता पिता को सबक सिखा सकूं जिन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया था। पर दिक्कत ये थी कि मैं तो सीधा साधा लड़का था। अगर वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैं अकेले जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी, जितने ज्यादा हो सके उतने अच्छे। इससे सुरक्षा भी रहती और रोब भी जमता। ये सोचकर मैंने तुरंत मैनेजर से पूछा कि बॉडीगार्ड्स कहाँ मिलेंगे। पर मैनेजर तो मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला कि इस जमाने में ऐसा कोई काम ही नहीं होता। जब मैं परेशान हो रहा था तभी मैनेजर ने अचानक कहा कि भले ही हमारे पास कोई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड नहीं है, पर हम कुछ रिटायर्ड फौजियों को काम पर रख सकते हैं। ये सुनते ही मैंने खुशी से ताली बजाई। क्या गजब का आइडिया था। इससे हमें बेहतरीन लड़ाके भी मिल जाते और उन रिटायर्ड फौजियों को रोजगार भी मिल जाता। पर सवाल यह था कि उन्हें ढूंढें कहाँ। मेरे पूछते ही मैनेजर ने थोड़ा सोचा और बोला कि मेरे भाई का लड़का अभी कुछ महीने पहले ही फौज से रिटायर होकर आया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसका रिश्तेदार है। जब तक वो फौजी था और दूसरे फौजियों को जानता था, मैं उसे मिलने को तैयार था। मैंने तुरंत फैसला सुनाया और मैनेजर से कहा कि वो सीधे उसे इंटरव्यू के लिए हमारे
फ्लैट पर बुला ले। मैनेजर खुश हो गया और तुरंत अपने उस रिश्तेदार से बात करने चला गया। कुछ ही देर में वो एक आदमी को लेकर वापस आ गया। दरवाजे पर एक मजबूत कद काठी का आदमी खड़ा था, पर उसकी नजरें थोड़ी झेपी हुई थी। देखकर ही लग रहा था कि वो ज्यादा बातचीत करने में माहिर नहीं है। मैनेजर ने परिचय कराया कि मिस्टर भाई, ये पांग गुआंग है। मैंने उसे अंदर बुलाया और सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। मैंने बॉडीगार्ड के लिए अपनी सारी शर्तें एक एक करके साफ कर दी। कमाल की बात यह थी कि पांग गुआंग नाम का यह आदमी, जो नर्वस होने की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, मेरी हर शर्त पर सिर हिलाकर हामी भरता गया। मुझे तसल्ली हो गई कि यह बंदा काम का है, इसलिए मैंने तुरंत फाइनल करते हुए कहा कि ठीक है, फिर आज से तुम काम पर हो। मैं सैलरी पहले ही साफ कर देता हूँ। महीने के 200 रुपए मिलेंगे और त्योहारों पर अलग से बोनस और भत्ते भी होंगे। ये सुनते ही पांग गुआंग एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया और उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस जमाने में एक टीचर की महीने की तनख्वाह सिर्फ 50 रुपए होती है। ऐसे में 200 रुपए उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। ये एक नौकरी उसके पूरे परिवार के दिन बदलने और उसे आस पड़ोस में सबसे ज्यादा कमाने वाला बनाने के लिए काफी थी। पर मैं कोई सीधा साधा नासमझ इंसान नहीं था। अपनों को काबू में रखने के लिए प्यार के साथ साथ थोड़ा रौब दिखाना भी जरूरी होता है। मैंने तुरंत अपनी बात का रुख बदला और थोड़ा कड़क होकर कहा कि लेकिन मेरा सिर्फ एक ही नियम है, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। हमारे घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर घर की एक सुई भी गायब हुई तो मैं तुरंत तुम्हें काम से हटा दूंगा। पांग गुआंग भला आसमान से टपके इस बड़े मौके को कैसे हाथ से जाने देता। वो तुरंत होश में आया और उसका बस चलता तो वो वहीं कसम खा लेता कि वो 24 घंटे साए की तरह मेरी हिफाजत करेगा। उसे इतना एक्साइटेड देखकर मुझे लगा कि शायद एक बॉडीगार्ड काफी नहीं होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने जैसे दूसरे रिटायर्ड फौजियों को जानते हो? अगर हाँ तो मैनेजर साहब को उनके नाम बता देना। पांग गुआंग ने तुरंत आंखों में चमक लाते हुए सिर हिलाया कि हाँ मिस्टर भाई, आपको कितने बॉडीगार्ड चाहिए? मैं ऐसे 10-12 भाइयों को जानता हूँ। मुझे तुरंत शहर के बाहर वाले अपने बड़े बंगले का ख्याल आया। उसके लिए ये 14-15 लोग बिल्कुल सही रहेंगे। मैंने तुरंत पूछा कि क्या उनमें से किसी को गाड़ी चलानी आती है? पांग गुआंग ने तेजी से सिर हिलाया कि हाँ, उनमें से कई लोग फौज में गाड़ियां ही चलाते थे। बहुत बढ़िया। पर मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया। उसकी तरफ घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला कि मुझे सिर्फ अच्छे कैरेक्टर वाले लोग चाहिए। इसकी गारंटी तुम्हें लेनी होगी। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो सबसे पहले गाज तुम पर गिरेगी। पांग गुआंग ने बार बार भरोसा दिलाया। आखिरकार मैनेजर ने छानबीन करके बेकार लोगों को हटा दिया और 14 लोगों को चुन लिया। पांग गुआंग को मिलाकर अब कुल 15 लोग हो गए थे, जिनमें से 3 को गाड़ी चलानी आती थी। मैंने मैनेजर का लिहाज रखते हुए पांग गुआंग को ही टीम का लीडर बनाना चाहा, पर यह सुनते ही उसने तुरंत मना कर दिया कि मिस्टर भाई, मैं लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, मैं लीडर नहीं बन पाऊंगा। तब मुझे समझ आया कि यह भाई तो सोशल एंग्जाइटी का शिकार है। खैर, मैंने जबरदस्ती नहीं की। मैंने बाकी लोगों पर नजर दौड़ाई और पूछा कि खुद से कौन आगे आना चाहता है। तभी छोटे बालों वाले एक लड़के ने तुरंत हाथ उठाया कि मिस्टर भाई, मेरा नाम शेन जिनबिंग है, मैं फौज में कमांडर रह चुका हूँ, मुझे इसका अनुभव है। अनुभव है? ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने उसी वक्त तय कर दिया कि वही लीडर बनेगा और उसकी सैलरी सीधे 280 रुपए कर दी, जो मैनेजर के बाद सबसे ज्यादा थी। सिक्योरिटी टीम का इंतजाम होने के बाद अब असली काम की बारी थी। मैंने वीकेंड पर बाई निंगनिंग को लेकर निंग काउंटी जाने और उन घटिया लोगों के साथ डीएनए टेस्ट कराने के प्लान के बारे में छोटे शेन को बताया। मैंने ठंडे लहजे में हुक्म दिया कि मुझे एक पूरा सिक्योरिटी प्लान तैयार करके दो। शर्त बस इतनी है कि मेरा और बाई निंगनिंग का एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, और अगर हो सके तो उन दोनों दुष्टों को सबक सिखाने का कोई तरीका भी निकाल। वीकेंड आते ही मैं बाई निंगनिंग और बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज को लेकर सीधे निंग काउंटी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स को शेन परिवार के उन दोनों बुढ़े बुढ़िया की हरकतों का पता लगाने के लिए भेजा। जब बॉडीगार्ड्स ने आकर खबर दी तो मुझे गुस्से में भी हंसी आ गई। वो दोनों बुढ़े बुढ़िया जब से मैं बाई निंगनिंग को लेकर आया था तब से पछता रहे थे। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि हम राजधानी में रह रहे हैं, इसलिए वो पैसे जुटाकर राजधानी पहुंचने की फिराक में थे ताकि कोर्ट से उसकी कस्टडी वापस मांग सके। उनका पूरा भरोसा इस बात पर था कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाई निंगनिंग उनकी सगी बेटी नहीं है। इस क्या मजाक है, मैं अभी उन्हें सबक सिखाने ही वाला था और वो खुद मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे। सुनने में आया कि बाई निंगनिंग जैसे मुफ्त के मजदूर के चले जाने के बाद उन दोनों को अब खुद खाना बनाकर खाना पड़ रहा था। राजधानी का टिकट खरीदने के पैसे जुटाने के लिए बुढ़ा गोदी पर सामान ढोने का काम कर रहा था और बुढ़िया एक ढाबे पर बर्तन मांज रही थी। तभी अचानक बाई निंगनिंग बोली कि मैं एक संकरी गली को जानती हूँ, वो दोनों काम से आते जाते हमेशा उसी रास्ते से गुजरते हैं। बढ़िया। मैंने तुरंत तय किया कि हम उसी गली में उनका इंतजार करेंगे। जब उनके काम से छूटने का वक्त होने आया तो मैं बाई निंगनिंग और बॉडीगार्ड्स को लेकर सीधे उस पतली गली में पहुंच गया। मैंने छोटे शेन को इशारा करके पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ बातें समझा दी। मेरी बात सुनते सुनते उसकी आंखें चमकने लगी और आखिर में उसने मजबूती से सिर हिलाया कि मिस्टर भाई, आप बेफिक्र रहिए, काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं तसल्ली से बाई निंगनिंग को लेकर एक तरफ छिप गया। कुछ ही देर में 2 साइड डगमगाते हुए उस गली के अंदर आते दिखे। हाँ, वही थे, वही बुढ़ा और बुढ़िया। मैंने बॉडीगार्ड्स की तरफ एक इशारा किया। अगले ही पल 2 काले कपड़े अचानक उन दोनों के सिर पर डाल दिए गए। शेन की माँ तो वहीं चीखने लगी कि तुम लोग कौन हो, क्या करना चाहते हो? शेन का बाप तो इस हालत में भी रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा था कि जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? कल ही तुम लोगों का इस काउंटी में रहना मुश्किल कर दूंगा। लेकिन उसकी बदकिस्मत थी कि उसका पाला मुझसे पड़ा था। जब उसने देखा कि धमकी देने का कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब जान बख्श दो, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तभी छोटे शेन ने कड़क कर कहा कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये सुनते ही शेन का बाप और बुरी तरह कांपने लगा। मैंने देखा कि बाई निंगनिंग की आंखों के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। बचपन में जो लोग उसके लिए एक पहाड़ की तरह थे, जिनसे वो हमेशा डरती थी, वो आज एक झटके में टूटने वाले पत्थर जैसे लग रहे थे। मैंने ये देखते ही बॉडीगार्ड्स को आंखों ही आंखों में इशारा किया। बस फिर क्या था, चारों तरफ से लात घूंसों की बरसात होने लगी। पर बाई निंगनिंग पर जुल्म करने वाले उन दोनों दुष्टों को इस तरह पिटता देखकर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने भी पैर उठाया और उन दोनों के सीने पर जोरदार लात जमा दी। अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद जब वो दोनों जमीन पर पड़े थे तब छोटे शेन ने आगे बढ़कर उन दोनों के सिर से ढेर सारे बाल नोच लिए। तब जाकर हमारा काम पूरा हुआ। हम वहाँ से शान से निकल गए। शुरू से लेकर आखिर तक उन दोनों को भनक भी नहीं लगी कि उन्हें पीटा किसने है। जब वो दोनों चोटों से कराते हुए किसी तरह घिसटते घिसटते अपने घर पहुंचे तभी अचानक पड़ोस का दरवाजा खुला और एक पंचायत करने वाली शक्ल बाहर निकली। उसने मजे लेते हुए कहा कि अरे अरे, तुम दोनों को इस तरह किसने कूट दिया? पड़ोसी की इस एक बात ने ही उनके जख्मों पर नमक का काम किया। वो दोनों शर्म और डर के मारे मुंह छिपाकर घर के अंदर दुबक गए, पर उनका यह सारा गुस्सा एक दूसरे
पर फूट पड़ा। तुरंत ही घर के अंदर से भयंकर लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। शेन की माँ चिल्लाकर अपने पति को कोसने लगी कि पक्का इसी ने बाहर किसी से दुश्मनी मोल ली होगी। लेकिन शेन का बाप अपना नोचा हुआ सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में अपमान और उलझन साफ दिख रही थी। वो मरते दम तक नहीं सोच सकते थे कि यह सब उसी बाई निंगनिंग की वजह से हुआ है जिसे वो कभी कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। इधर मैं उन दोनों के बालों के सैंपल लेकर तुरंत राजधानी लौट आया। मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उन बालों को और बाई निंगनिंग के सैंपल को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा ताकि डीएनए टेस्ट करवा सकूं। मैंने एक्स्ट्रा पैसे देकर इमरजेंसी वाला ऑप्शन चुना जिससे सिर्फ 2 घंटे में रिपोर्ट मिलने वाली थी। इंतजार के दौरान बाई निंगनिंग की घबराहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन मेरा दिल एकदम शांत था। आखिर कहानी तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। जैसे ही समय पूरा हुआ मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के केबिन में गया। दोनों रिपोर्ट हाथ में आते ही मैंने बाई निंगनिंग के कांपते हुए हाथों में उन्हें थमा दिया और कहा कि लो खुद ही देख लो। उसने कांपते हाथों से पहली रिपोर्ट खोली। सबसे नीचे लिखी लाइन उसकी आंखों में सीधे चुभ गई, कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत दूसरी रिपोर्ट भी खोली। वहाँ भी वही शब्द लिखे थे, कोई खून का रिश्ता नहीं है। काम हो गया था। वो शेन परिवार की औलाद नहीं थी। ये देखते ही वो हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें बेहद खुशी और सुकून था। इतने सालों से उसके दिल पर जो बोझ था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसे तसल्ली थी कि उसके शरीर में उन घटिया लोगों का गंदा खून नहीं दौड़ रहा है। पर उसकी यह हालत देखकर मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि कहीं इस बड़े झटके से उसका मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए। मैंने धीरे से पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत उसे गले से लगा लिया और कहा कि निंगनिंग डरो मत, भले ही वो तुम्हारे सगे माता पिता नहीं थे पर तुम्हारे पास मैं तो हूं ना। तुम्हारा पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तब जाकर वो होश में आई और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी कि क्या ये सच है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। मैंने पूरा भरोसा देते हुए कहा कि बिल्कुल, मैं इस दुनिया में आया ही तुम्हारे लिए हूँ। मैंने अपनी इस प्यारी बेटी को सीने से लगा रखा था, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि मेरे कंधे पर सिर रखे हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जिद चमक रही थी। घर पहुंचते ही मैंने कुक को तुरंत हुक्म दिया कि आज ढेर सारा अच्छा खाना बनाया जाए, क्योंकि आज बाई निंगनिंग का एक तरह से नया जन्म हुआ था। जब हमने जश्न के लिए ग्लास उठाए तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि चलो चीयर्स हमारी इस नई जिंदगी के लिए। इसी बीच मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम को आवाज दी कि बताओ भाई, मिशन की क्या प्रोग्रेस है। सिस्टम की आवाज में भी भारी खुशी थी कि बधाई हो, आपका मिशन अब 100% पूरा हो चुका है। सिर्फ एक डीएनए टेस्ट कराने से सीधे 10% की बढ़त। यही नहीं, सिस्टम ने मुझे एक और बड़ा इनाम दिया कि इस कामयाबी के लिए आपको 1 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाता है। अब मेरे अकाउंट में पूरे 7 करोड़ रुपए हो चुके थे। मेरा दिल जोरों से धड़का। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा कि ये बताओ, इस वक्त देश के सबसे अमीर आदमी के पास कुल कितने पैसे हैं। सिस्टम ने फौरन जवाब दिया कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक देश के सबसे अमीर इंसान की संपत्ति लगभग 7 करोड़ के आसपास ही है। ये सुनते ही मैं तो दिमाग में पागलों की तरह हंसने लगा। मैं यानी बाई जेन इस देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन मेरी ये खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी कि तभी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो आगे चलकर वो गुजर परिवार देश का सबसे अमीर कैसे बनने वाला था। तब जाकर सिस्टम ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। पता चला कि गुजो परिवार के अमीर बनने के पीछे असली वजह कुछ कबाड़ और घाटे में चल रही सरकारी फैक्ट्रियां थी, जिन्हें आज के समय में कोई फूटी कौड़ी देकर भी खरीदने को तैयार नहीं था। और मजे की बात यह थी कि ये फैक्ट्रियां सीधे तौर पर शहर के नए मेयर के चुनाव से जुड़ी हुई थी। पुराने मेयर रिटायर हो रहे थे और 2 नए उम्मीदवार इस कुर्सी की होड़ में थे। जो भी उम्मीदवार इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों के सिरदर्द को ठिकाने लगा देगा वही अगला मेयर बनेगा। पर कोई भी रईस इतना बेवकूफ नहीं था जो घाटे का सौदा करे। नतीजा यह हुआ कि वांग हाओ नाम के एक उम्मीदवार ने गुतो परिवार से संपर्क किया। उसने वादा किया कि अगर गुट परिवार इन फैक्ट्रियों को खरीद लेता है तो भविष्य में सरकार की तरफ से उन्हें कई बड़े फायदे और छूट दी जाएंगी। इसके बाद वांग हाओ मेयर बन गया और गुट परिवार उन फैक्ट्रियों और सरकारी सपोर्ट के दम पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और आखिर में सबसे ऊपर पहुंच गया। मैं एक पल में सारा खेल समझ गया। अगर गुट परिवार को हमेशा के लिए धूल चटानी है तो मुझे उन फैक्ट्रियों के सौदे को बीच में ही लपकना होगा। मैंने तुरंत सिस्टम को कहा कि सुनो, दोनों उम्मीदवारों की पूरी डिटेल और उनका पता मुझे दो। हम अभी उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। मुझे गुचो परिवार से पहले ये खेल खत्म करना होगा। जैसे ही सिस्टम ने मुझे जानकारी भेजी, उधर दूसरे उम्मीदवार झाओ लिडोंग के बंगले में कांच टूटने की आवाज गूंज रही थी। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि सबके सब निकम्मे हैं। झाओ लिडोंग को अभी पता चला था कि उसका विरोधी वांग हाओ गुतो परिवार के संपर्क में है और गुचो परिवार उन फैक्ट्रियों को खरीदने के लिए 60 लाख रुपए देने को तैयार है। अगर यह सौदा हो गया तो मेयर की कुर्सी उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वांग हाओ का स्वभाव बदला लेने वाला था। अगर वो जीत गया तो झाओ लिडोंग का इस शहर में टिकना मुश्किल हो जाता। वो इसी चिंता में पागल हो रहा था कि तभी उसके आदमी ने आकर दरवाजा खटखटाया कि सर, कोई मिस्टर बाई आपसे मिलने आए हैं। झाओ लिडोंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि भाई, इस नाम का तो कोई बड़ा आदमी शहर में नहीं है। उसने चिढ़कर कहा कि मना कर दो, मैं हर किसी से नहीं मिलता। पर उसके आदमी ने हिम्मत जुटाकर मेरी कही बात दोहराई कि सर, वो कह रहे हैं कि वो आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत का हल लेकर आए हैं। ये सुनते ही झाओ लिडोंग तुरंत खड़ा हो गया और उसने मुझे अंदर बुलाने को कहा। उस वक्त मैं गेट पर सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम उलझन में था कि सर, हमें तो जीतने वाले वांग हाओ से हाथ मिलाना चाहिए था ना। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जो परिवार के साथ खड़ा हो वो भला कैसे अच्छा हो सकता है। अभी वांग हाओ के पास जाना सिर्फ उसकी जीत में शामिल होने जैसा होता। वो हमारे इस एहसान को याद नहीं रखता। लेकिन झाओ लिडोंग की बात अलग है। सब मान चुके हैं कि वो हारने वाला है। ऐसे में हम उसकी डूबती कश्ती का सहारा बन रहे हैं। वो ये बात जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सिस्टम को मेरी बात समझ आ गई। तभी नौकर ने इज्जत से दरवाजा खोला और मुझे स्टडी रूम में ले गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा था। मुझे देखकर उसने चाय के 2 कप बनाए और मायूसी से हंसकर बोला कि लगता है आगे ऐसी अच्छी चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बात को घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे की बात की कि मिस्टर झाओ, मैंने सुना है कि वांग हाओ और गु परिवार के बीच 60 लाख का सौदा होने वाला है और लोग कह रहे हैं कि अगला मेयर वही बनेगा। झाओ लिडोंग ने एक ठंडी सांस ली कि आपकी खबरें बहुत तेज हैं। बात तो यही है। मैंने सीधे पूछा कि अगर आपकी तरफ की सारी फैक्ट्रियां खरीदनी हो तो कितने पैसे लगेंगे। झाओ लिडोंग बिल्कुल हैरान रह गया। उसने कहा कि सारी? मिस्टर भाई, उसके लिए तो पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसकी आंखें फिर उदास हो गई कि इसीलिए कोई परिवार सिर्फ 60 लाख दे रहा था, क्योंकि आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बिकने पर भी मैं रेस से बाहर हो जाता। मैंने सिर हिलाया और सबसे जरूरी बात पूछी कि क्या उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। उसने मना किया कि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, इतनी जल्दी नहीं होता। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे एक बैंक कार्ड उसके आगे खिसका दिया और कहा कि इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अभी इसी वक्त ये
सारी फैक्ट्रियां मेरे नाम कर दीजिए। झाओ लिडोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों की कंगाली एक पल में गायब हो गई। उसे लगा था कि उसका करियर खत्म हो चुका है, पर मैं उसके लिए मसीहा बनकर आया था। उसने तुरंत अपने आदमी को बुलाकर रातों रात ट्रांसफर के कागज तैयार करवाए ताकि कहीं मैं अपना इरादा न बदल लूं। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो मुझे बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। उसने पूछा कि मिस्टर बाई, मैंने पहले कभी आपको इस शहर में नहीं देखा। मैंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि मैं अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ। इससे पहले मैं विदेश में रहता था। झाओ लिडोंग तुरंत समझ गया, क्योंकि उस दौर में बाहर से आए लोगों को बेहद अमीर माना जाता था। उसने सिर हिलाकर पूरा भरोसा दिया कि अच्छा ये बात है, आगे चलकर आपको इस शहर में कभी भी कोई काम पड़े तो बस एक बार मुझे याद कर लीजिएगा। मैं अपना पता और नंबर छोड़कर वहाँ से निकल गया। अभी मैंने उधर एक बड़ा काम संभाला ही था कि इधर बाई निंगनिंग के स्कूल में पंगा हो गया। वीकेंड पर जब वो एग्जाम देकर घर लौटी तो उसने मुझे स्कूल की सारी बात बताई। उसने कहा कि जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर पहुंची, सामने से गुरु हाउची आ गया। निंगनिंग ने उसे अनदेखा करना चाहा, पर वो जानबूझकर बहस करने लगा। उसने रास्ता रोककर ताना मारा कि मिस्टर बाई, क्या आपकी आंखें खराब हैं, जो आपको सामने खड़ा इंसान नहीं दिखता? निंगनिंग भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने रुककर सीधे जवाब दिया कि कहिए क्या काम है, क्या इस बार भी आपको मेरा बैग चेक करना है? इस एक बात ने गुहाउची की दुखती रग पर हाथ रख दिया और वो चिढ़ गया कि तुम ज्यादा दिनों तक हवा में नहीं उड़ पाओगी। जल्द ही मंथली टेस्ट होने वाले हैं और मैं पिछले कई सालों से हमेशा फर्स्ट आता रहा हूँ। उसने घमंड में कहा कि सुना है तुम भी अपने छोटे से इलाके में टॉपर थी, पर इस बड़े शहर में ऐसे होनहार कदम कदम पर मिलते हैं। इस बार तुम्हें नीचे गिरने का स्वाद चखना पड़ेगा। बाई निंगनिंग ने भी करारा जवाब दिया कि इस शहर में होनहार लोग जरूर होंगे, पर मुझे तो यहाँ सिर्फ फिजूल की बातें करने वाले ज्यादा दिखते हैं। आपको मेरे नंबरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचिए। सुना है पिछले कुछ होमवर्क में आपके नंबर मुझसे कम आए हैं, पता नहीं किस मुंह से इतनी बातें कर रहे हैं। इतना कहकर वो सीधे आगे बढ़ गई और गुहाउची हाथ मलता रह गया। वो पीछे से चिल्लाया कि बाई निंगनिंग तुम देख लेना। इसके बाद जब निंगनिंग क्लास में अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि गुहाउची ठीक उसके आगे वाली सीट पर बैठा था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एग्जाम खत्म होने के बाद उसने फिर रास्ता रोका और कहा कि इस बार तो फर्स्ट रैंक मेरी ही आएगी, तब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। निंगनिंग को लगा कि इसका दिमाग खराब है। उसने घर आकर मुझे कहा कि पापा मंडे को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ इस टेस्ट के नंबर बताए जाएंगे और ये भी चर्चा होगी कि कौन सा स्टूडेंट आगे अच्छे हाई स्कूल में जा सकता है, इसलिए पेरेंट्स का आना जरूरी है। मैंने सुनते ही कहा कि बिल्कुल मैं चलूंगा, मुझे अपनी टॉपर बेटी के लिए वहाँ मौजूद रहना ही होगा। भले ही अभी नंबर सामने नहीं आए थे, पर मुझे पूरा भरोसा था कि अपनी निंगनिंग की समझदारी के आगे कोई नहीं टिकेगा। जब वो बिना सुविधाओं के छोटे से कस्बे में रहकर भी उसके बराबर नंबर ला सकती थी, तो अब जब उसे बराबरी की सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो उस पुरानी टॉपर को पीछे छोड़ ही देगी। मैंने अच्छे से कपड़े पहने और ड्राइवर से गाड़ी सीधे गेट पर लगाने को कहा। आज मैं बाई निंगनिंग को साथ लेकर स्कूल जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि उसका पापा कौन है। और जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। सब यही अंदाजा लगा रहे थे कि ये इतनी शानदार गाड़ी आखिर है किसकी। कुछ ने अनुमान लगाया कि ये गुहाउची की होगी। आखिरकार वो हमेशा से बहुत तड़क भड़क के साथ रहती आई थी, पर किसे पता था कि गाड़ी से जो उतरी वह बाई निंगनिंग थी, एक ऐसा नया चेहरा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आसपास के लोग बातें करने लगे कि ये कौन है, क्या कोई नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गुहाउची की स्कूल क्वीन वाली गद्दी छीनने वाली है, एक छोटे बालों वाली लड़की ने दबी आवाज में कहा और आसपास के सभी लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। आखिरकार बाई निंगनिंग जहाँ खड़ी थी वह बिल्कुल एक मॉडल जैसी काठी की लग रही थी और उसके पूरे व्यक्तित्व में एक गजब की शालीनता और संजीदगी थी। वह गुहाउची की तरह नहीं थी जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाला घमंडी चेहरा बनाए रखती थी। ठीक उसी पल गुहाउची और उसकी माँ भी वहाँ पहुंच गईं। छात्रों की नजरें तुरंत उन दोनों के बीच तुलना करने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाई निंगनिंग का रूप रंग गुहाउची से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वह गुहाउची भले ही इस कहानी के मुख्य किरदार थी और दिखने में बुरी नहीं थी, पर उसके असली माता पिता साधारण शक्ल सूरत के थे। वह तो बस अच्छी जीन्स की लॉटरी जीत गई थी, लेकिन जब उसकी तुलना बाई निंगनिंग जैसी कुदरती और बेमिसाल खूबसूरती से हुई तो वह पल भर में बेहद साधारण लगने लगी। गुहाउची ने भी यकीनन लोगों की बातें सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसकी माँ यानी मिसेस गु आज खास तौर पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई ही इसीलिए थी ताकि अपनी बेटी के फर्स्ट आने की खुशी और गर्व का मजा ले सके। उन्होंने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई, पर तुरंत खुद को तसल्ली दी कि उनकी बेटी तो किस्मत की धनी है, जिसका खानदान और पढ़ाई लिखाई सब कुछ अव्वल दर्जे का है। गाँव से आई इस बाई निंगनिंग की उसके आगे क्या बिसात। मिसेस गु मन में यही सब सोचती हुई क्लास के अंदर चली गयी। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की सीटों पर बैठ गए। कुछ ही देर में टीचर हाथ में रिपोर्ट कार्ड्स का बंडल लिए अंदर आए। टीचर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मिसेस गु पूरे हॉल की वाहवाही और तारीफें बटोरने के लिए तैयार बैठी थी, पर अगले ही पल टीचर ने जो कहा उसने उनके चेहरे की मुस्कान को वहीं का वहीं जमा दिया। टीचर ने कहा कि आइए हम सब मिलकर बधाई दें बाई निंगनिंग को, जिन्होंने इस बार की मासिक परीक्षा में पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल किया। मैं तो खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ा। मुझे पूरा भरोसा था कि बाई निंगनिंग ये कर दिखाएगी। टीचर की आवाज अभी भी आ रही थी कि और पूरे ग्रेड में दूसरा स्थान भी हमारी ही क्लास से है, बधाई हो गुहाउची को। टीचर बेहद खुश थे। आखिरकार फर्स्ट और सेकंड दोनों रैंक उन्हीं की क्लास से जो आई थी। अब तो उनका बोनस पक्का था, पर यह खुशी जाहिर तौर पर कुछ लोगों के नसीब में नहीं थी। गुहाउची जब ये सुना कि वो सिर्फ सेकंड आई है तो वो पूरी तरह से सन्न रह गई, और जब ये साफ हुआ कि वो सेकंड है और फर्स्ट आने वाली कोई और नहीं बल्कि बाई निंगनिंग है तो गुहाउची गुस्से से पागल हो उठी। वो सोचने लगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की। मैं जब उसके उस टूटते हुए और रोने जैसे चेहरे को देख रहा था तो मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा था वह मैं बयां नहीं कर सकता। और जरा उसकी उस घमंडी माँ को तो देखिए जो वहाँ बेहद शर्मिंदा होकर बैठी थी। शर्म के मारे उनका चेहरा कभी नीला तो कभी पीला पड़ रहा था। आई थी अपनी तारीफें सुनने और सारा का सारा क्रेडिट बाई निंगनिंग लूट ले गई। वैसे पूरे ग्रेड में सेकंड आना भी कोई छोटी बात नहीं थी, पर गु परिवार को तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 की गद्दी चाहिए थी। गुहाउची ने अभी से दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था कि वह घर जाकर अपनी माँ को कैसे मनाएगी। उसे डर था कि उसकी जरा सी भी चूक उसे इस ऐशो आराम की जिंदगी से हाथ धोने पर मजबूर न कर दे। ठीक उसी समय टीचर ने पोडियम से घोषणा की कि यह मासिक परीक्षा पूरी तरह से हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर आधारित थी और यह मार्क्स बच्चों की असली काबिलियत को दर्शाते हैं। इसके तुरंत बाद टीचर ने बाकी सबको जाने को कहा और सिर्फ मुझे और गुहाउची के पेरेंट्स को रुकने का इशारा किया और हमारे हाथों में एक ब्रोशर थमाया। मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो का दिल जोरों से धड़क उठा। टीचर ने कहा कि इन दोनों छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इनके
कैपिटल नंबर 1 हाई स्कूल में चुने जाने की पूरी उम्मीद है। अभी कुछ देर पहले जो मिसेस गू मुंह लटकाए बैठी थी, ये सुनते ही उनकी आंखों में चमक लौट आई। सब जानते थे कि वह देश का सबसे बेहतरीन और नामी हाई स्कूल था। उनके पूरे रईस खानदान में आज तक कोई भी बच्चा वहाँ नहीं पढ़ पाया था। अगर उसकी बेटी वहाँ चली जाती तो पूरे समाज में उनका रुतबा सबसे अलग हो जाता। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने बार बार टीचर का शुक्रिया अदा किया। अब बाई निंगबिंग का भविष्य पूरी तरह से सुनहरा होने वाला था। टीचर ने भी हामी भरते हुए पूरा भरोसा दिलाया कि पिछले अनुभवों के आधार पर ये दोनों छात्राएं निश्चित रूप से वहाँ चुनी जाएंगी। घर लौटकर मैंने तुरंत यह खुशखबरी बाई निंगबिंग को दी। वह पूरे आत्मविश्वास से भरी थी और उसने कहा कि वह पक्का सफल होगी। हमारे यहाँ का माहौल तो बेहद खुशनुमा और हंसी मजाक से भरा था, लेकिन इसके विपरीत गू हाउची के घर में माहौल एकदम बर्फीला और तनावपूर्ण हो चुका था। गू हाउची के घर कदम रखते ही उसके पिता को यह भनक लग चुकी थी कि वह फर्स्ट नहीं आई है। गू पिता की दहाड़ पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी कि यह सब क्या नाटक है। मैं पानी की तरह पैसा बहाकर तुम्हारे लिए इतने महंगे ट्यूटर रख रहा हूँ और तुम मुझे ये रिजल्ट लाकर दे रही हो। वो हमेशा से गू हाउची को बिजनेस की दुनिया में दूसरों के सामने शेखी बघारने का जरिया समझते थे और आज जब उनका वह जरिया थोड़ा कमजोर पड़ा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गू हाउची हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि पापा इस बार बस गलती से चूक हो गई, अगली बार मैं पक्का अपनी फर्स्ट रैंक वापस ले आऊंगी। तब जाकर गू पिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो बोले कि अगली बार सीधे फाइनल एग्जाम है, मुझे दोबारा निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। गू हाउची ने बार बार कसम खाई कि वह बाई निंगबिंग को पीछे छोड़ देगी, तब कहीं जाकर उसके पिता वहां से हटे। परंतु जाते जाते गू पिता ने फोन पर जो बातें की उससे मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। वह उस वांग हाओ नाम के आदमी के साथ फैक्ट्रियों के ट्रांसफर की कागजी कार्रवाई पूरी करने जा रहा था और मुंह ही मुंह में बुदबुदा रहा था कि यह पैसा देना तो ऐसा है जैसे अपने हाथ से अपनी ही चमड़ी उधेड़। वो उस वांग हाओ को मेयर की कुर्सी पर बिठाने के लिए पूरे 60 लाख रुपए कैश देने की तैयारी कर रहा था। देखा जाए तो इस वक्त वह अपने बिजनेस से सिर्फ 1 करोड़ रुपए कैश ही निकाल सकता था और उसमें से 60 लाख एक बार में दे देना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। पर वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि गू परिवार के पास सिर्फ पैसा है, कोई राजनीतिक ताकत या रसूख नहीं है। अगर ये 60 लाख देकर वह आने वाले मेयर को अपना एहसानमंद बना लेता है तो आगे चलकर वह इस 60 लाख के बदले करोड़ों का मुनाफा कमा सकता है। यह सब सोचकर गू परिवार का मुखिया गू पिता अब और नहीं हिचकिचाया। वह सीधे पैसों से भरा एक सूटकेस लेकर जल्दबाजी में सरकारी कार्यालय की ओर भागा। उसने सीधे वांग हाओ के ऑफिस में कदम रखा, सूटकेस को मेज पर पटका और बोला, डिप्टी मेयर साहब, आपने जो प्रस्ताव दिया था मैंने उस पर विचार कर लिया है। मैं पैसे ले आया हूँ, आज ही मैं उन सभी फैक्ट्रियों को खरीद लूंगा। वांग हाओ ये देखकर जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसे लगा कि अब मेयर की कुर्सी उसके लिए बिल्कुल पक्की हो चुकी है। उसने कहा, चलिए मैं अभी आपको कागजी कार्रवाई के लिए ले चलता हूँ। वो बेहद उत्सुक था, मानो उसने खुद को मेयर की आलीशान कुर्सी पर बैठे हुए देख लिया हो। इसके तुरंत बाद वांग हाओ को पिता को साथ लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी के पास पहुंचा और तुरंत एग्रीमेंट साइन करने को कहा, लेकिन उस अधिकारी के चेहरे के भाव बेहद अजीब हो गए थे। वांग हाओ इस बात को भांप नहीं पाया और उल्टा उस पर रौब झाड़ने लगा। वहाँ बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? अगर मेरे काम में देरी हुई तो क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? जब मैं मेयर बनूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही नौकरी से निकालूंगा। अधिकारी मन ही मन बेहद हंसा और सोचने लगा कि तुम खुद को समझते क्या हो। अगले ही पल उसने अपनी आंखें मटकाते हुए दो टूक जवाब दिया, डिप्टी मेयर साहब, आपकी खबरें बहुत पुरानी हैं। झाओ लिडोंग ने कुछ दिन पहले ही उन सभी फैक्ट्रियों को खरीद लिया है और पूरा पैसा भी सरकारी खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब आप बहुत देर से आए हैं। यह सुनते ही वांग हाओ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि उन सभी फैक्ट्रियों को खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? पूरे 1 करोड़ रुपए। तुम झूठ बोल रहे हो। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस पूरे शहर में कोई ऐसा बेवकूफ भी हो सकता है जो 1 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम इन कबाड़ हो चुकी फैक्ट्रियों पर बर्बाद कर दे। उसे लगा कि यह निश्चित रूप से झाओ लिडोंग द्वारा फैलाया गया कोई जाल या बहुत बड़ा झूठ है। वही सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और खुद को दिलासा देने लगा कि यह सब फर्जी है। वांग हाओ और गुपिता दोनों का यही मानना था कि शहर में कोई भी इतना मूर्ख नहीं है। इसलिए वांग हाओ गुपिता को वहीं छोड़कर सीधे मुख्य मेयर के ऑफिस की तरफ भागा। वो बड़बड़ा रहा था, मैं अभी मेयर साहब के पास जाकर झाओ लिडोंग के इस झूठ का पर्दाफाश करता हूँ। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ मेयर के केबिन में घुसा और सीधे मुद्दे पर आया। मेयर साहब, मैंने सुना है कि झाओ लिडोंग ने किसी अज्ञात व्यक्ति को लाकर सभी फैक्ट्रियों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। बूढ़े मेयर ने अपनी पेन नीचे रखी, सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सच है। कुछ दिन पहले जब वह एग्रीमेंट लेकर मेरे पास आया था तो मैं भी बेहद हैरान हुआ था। वांग हाओ तुरंत बीच में ही बोल पड़ा, मेयर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि यह एक धोखा है। इस शहर में इतनी बड़ी रकम देने वाले सिर्फ गिने चुने घराने ही हैं और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी। किसी को भी इन फैक्ट्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झाओ लिडोंग के पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। ये सब झूठ है। मेयर साहब देखिए, आज मैं अपने साथ गु परिवार के मुखिया को लेकर आया हूँ जो इन फैक्ट्रियों के लिए 60 लाख रुपए नकद देने को तैयार हैं। यह सुनकर बूढ़े मेयर का मन भी थोड़ा डोलने लगा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सोचा कि क्या झाओ लिडोंग ने मेयर की कुर्सी पाने के लिए सच में ऐसा कोई गलत रास्ता अपनाया है। मेयर ने कड़क आवाज में तुरंत फोन मिलाया और झाओ लिडोंग को अंदर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में झाओ लिडोंग केबिन में दाखिल हुआ। वहाँ वांग हाओ को खड़ा देखकर वह मुस्कुराया क्योंकि वह समझ गया था कि वांग हाओ फिर से उसकी पीठ पीछे कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े मेयर ने गुस्से में मेज थपथपाई और कहा, झाओ लिडोंग, वांग हाओ जो कह रहा है क्या वह सच है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? वांग हाओ ने चिल्लाकर कहा, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तुमने किसी को कुछ नहीं बेचा है। लेकिन झाओ लिडोंग ने उसकी बात पर सिर्फ एक हल्की सी हंसी बिखेरी और बड़े आराम से कहा, यह बात बिल्कुल सच है कि इस शहर के किसी भी बड़े घराने ने इन फैक्ट्रियों को नहीं खरीदा है। ये सुनते ही वांग हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसने झाओ लिडोंग को रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसने तुरंत मेयर से कहा, मेयर साहब देखिए, इसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसे तुरंत सजा दीजिए। हमारा प्रशासन ऐसे भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह झाओ लिडोंग को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उतावला हो रहा था, परंतु अगले ही पल झाओ लिडोंग ने बेहद शांत लहजे में कहा, लेकिन डिप्टी मेयर साहब, मैंने ये कब कहा कि इन फैक्ट्रियों को खरीदने वाला व्यक्ति इसी शहर का रहने वाला है? बूढ़े मेयर और वांग हाओ दोनों हक्के बक्के रह गए। झाओ लिडोंग ने तुरंत एक फाइल मेयर की मेज पर रखी और कहा, मेयर साहब आप खुद देख लीजिए, इन फैक्ट्रियों को इन मिस्टर बाई ने खरीदा है। मेयर ने जैसे ही फाइल उठाई उस पर साफ साफ लिखा था, बाई चेन NRI, विदेशी प्रवासी भारतीय, माता पिता के आकस्मिक निधन के बाद विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस बने और अब अपनी संपत्ति के साथ स्वदेश लौट आए हैं। मेयर को
तुरंत सारी बात समझ में आ गई कि यह विदेशी पूंजी का निवेश है, इसीलिए इस बात की भनक किसी को नहीं थी। बूढ़े मेयर ने झाओ लिडोंग के कंधे को थपथपाया और उनके बात करने का लहजा ही बदल गया। लिडोंग, अगर ये जानकारी पूरी तरह सही है तो तुमने वाकई बहुत बड़ा और सराहनीय काम किया है। लेकिन इसके बाद झाओ लिडोंग ने जो अंतिम चाल चली, उसने वांग हाओ के पैरों तले की जमीन ही खिसका दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर साहब, मिस्टर बाई की तरफ से 1 करोड़ रुपए की पूरी रकम कल दोपहर को ही सरकारी खजाने में जमा की जा चुकी है। अब बूढ़े मेयर के मन में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उन्होंने तुरंत अकाउंटेंट को केबिन में बुलाया। अकाउंटेंट ने कांपते हुए इस बात की पुष्टि की, जी हाँ मेयर साहब, कल दोपहर को फैक्ट्रियों की बिक्री के पूरे 1 करोड़ रुपए हमारे खाते में आ चुके हैं। इस एक फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया। बूढ़े मेयर को अब पूरा यकीन हो गया था कि जो फैक्ट्रियां सालों से कबाड़ बनी हुई थीं और जिन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं था, उन्हें सच में बाईचेन ने खरीद लिया था। उन्होंने जब वांग हाओ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में गहरी निराशा और गुस्सा था। इस चुगलखोर इंसान की वजह से वो एक सच्चे और कर्मठ अधिकारी झाओ लिडोंग पर शक करने वाले थे। नियम बिल्कुल साफ था, जो भी इस डूबती हुई व्यवस्था और फैक्ट्रियों के संकट को दूर करेगा वही अगला मेयर बनेगा। प्रशासन को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सके, और मैंने बाई चेन ने एक गुमनाम एनआरआई बनकर अपनी 1 करोड़ रुपए की चोट से झाओ लिडोंग को सीधे मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया था। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे बूढ़ा मेयर भी सबसे ज्यादा देखना चाहता था।